तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 565 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि यंग मास्टर कोंगियर जो था अपने साथियों के साथ माय ज़ूफैन के अड्डे के पर आता है, वहां पर आकर उन लोगों को बुली करके वापस चला जाता है और साथ में धमकी देकर जाता है कि कोई भी इस बार के कंपटीशन में हिस्सा मत लेना, अगर तुमने कंपटीशन में हिस्सा लिया तो तुम सभी लोग बहुत ही बुरी मौत मरने वाले। और साथ ही वो गुस्से के साथ वहां पर चला जाता है। तो नेक्स्ट सीन जो होता है हमें कंपटीशन रीना का दिखाया जाता है। सभी लोग इस कंपटीशन को देखने के लिए आए होते हैं, स्पेशली अपर सेक्टर के लोग, क्योंकि हमारा ज़ूफैन भी इस बार के कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है, क्योंकि टीम बैटल में हमारे ज़ूफैन को हिस्सा लेना पड़ेगा। पर अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर के वो किंगकुई को दिखाते हैं कि वो ऊपर खड़ा होकर देख रहा होता है और कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए हैं, लगता है कि सभी लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं कि इस बार की फाइट में कौन सबसे पहले यहाँ पर अपर 3 सेक्टर से लोअर 3 सेक्टर में जाने वाला है, यानी मिडिल 3 सेक्टर से कौन सबसे पहले लोअर 3 सेक्टर में जाएगा। पिछले 1000 सालों में तो बिल्कुल भी नहीं बदला, पिछले 1000 साल से लोअर 3 सेक्टर में ही रहे हैं। साथ ही वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर ये भी सोच रहा हूँ कि मिडिल 3 सेक्टर्स में से कौन सा सेक्टर आज यहाँ पर अपर 3 सेक्टर में असेंड करेगा और कौन सा सेक्टर जो है वो अपर 3 सेक्टर्स में से लोअर 3 सेक्टर्स में से चला जाएगा। जब किसी के साथ ही यानमो भी वहां पर आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सबसे पहले डिस्क्वालीफाई होने वाला अपर 3 सेक्टर्स में से यूनिवर्सल राइटियस सेक्टर यानी कि डीमन पर्च सेक्टर ही हो सकता है, क्योंकि वो राइटियस सेक्टर है लेकिन वो हमेशा से बहुत ज्यादा कमजोर रहा है। जब भी यहाँ पर कंपटीशन होता है, इस कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही अपर सेक्टर्स होते हैं जो यहाँ पर आपस में फाइट करते हैं। वो एक हीलियन फ्लेम सेक्टर होता है, दूसरा तुम्हारा अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर होता है, जबकि यूनिवर्सल सेक्टर के लोग जब हमेशा एंड के ऊपर ही रहते हैं। और मुझे लगता है कि इस बार गार्ड सेक्टर के लोग जो है वो उन्हें पीछे ही धकेल देंगे और वो लोग मिडिल 3 सेक्टर में पहुंच जाएंगे, जबकि वो लोग अपर 3 सेक्टर में पहुंच जाएंगे। वो किंगकुई से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इस बार ऐसे ही होने वाला। तो यानमो से कहता है कि इस बार हो भी क्या सकता है, तुम्हें नहीं लगता कि हर जगह के ऊपर यहाँ पर डीमन पर्जिंग की बात करते रहते हैं, लेकिन असल में यूनिवर्सल राइटियस सेक्टर के लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं और स्वर्ड गार्ड लोगों ने यहाँ पर अपनी जो पावर्स दिखाई है, मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से अपर 3 सेक्टर में पहुंच जाएंगे। जब किसी के साथ ही जीलिन वहां पर बीच में बोल पड़ता है और उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा सेक्टर यहाँ पर पहले नंबर पर आएगा और कौन सा सेक्टर लास्ट के ऊपर चला जाएगा, चाहे हमारी सेक्टर यहाँ पर लोअर 3 सेक्टर में क्यों ना पहुंच जाए। मैं तो बस यहाँ पर उस लड़के ज़ूफैन से फाइट करना चाहता हूँ, मैं बस यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ कब हम दोनों की यहाँ पर फाइट होने वाली है। यानमो से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे पहले फाइट कर लेनी चाहिए, तुम्हें उस लड़के ज़ूफैन से फाइट करने की कुछ ज्यादा इचिंग हो रही है। तो शीलिन से कहता है कि तुम और मुझसे फाइट करोगे लेकिन तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मुझसे फाइट कर सको। और ये बात सुनने के बाद यानमो काफी गुस्सा होता है, जबकि वो किंग वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि जूनियर की बातों के ऊपर ध्यान मत दो। और इसी के साथ ही वहां पर सेक्टर्स की एंट्री होती है। जब सेक्टर्स वहां पर आते हैं तो हमारा डीमन स्कीमिंग सेक्टर और उसके साथ साथ वहां पर बाकी के मिडिल 3 सेक्टर्स भी पहुंच जाते हैं। ऐसे वहां पर वो लोग पहुंचते हैं तो सबसे पहले वहां पर जेंटल स्वर्ड को दिखाते हैं जो कि गार्ड स्वर्ड सेक्टर से होता है। तो स्वर्ड गार्ड सेक्टर से होता है, वो हमारे ज़ूफैन के पास आता है और उसे कहता है कि ज़ूफैन तुम्हारी रेपुटेशन वाकई में काफी ज्यादा कमाल की है और फाइनली यहाँ पर मैं तुम्हारे स्किल्स को देख पाऊंगा, मैं यहाँ पर देख पाऊंगा कि तुम कितने महान और तुम्हारे स्किल्स कैसे हैं, तुमने यहाँ पर अपना नाम कैसे बनाया, क्या वाकई में तुम यहाँ पर अपने स्किल्स के मुताबिक खड़े उतरते हो या नहीं। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि फिर इंतजार करके देखो, जब हमारी फाइट होगी तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैं कितने स्किल वाला हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो समझ जाता है कि ये बंदा वाकई में स्किल वाला है और इसी के साथ ही उसे कहता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब किसी के साथ ही दूसरी तरफ से यंग मास्टर हान आगे बढ़ता है और उसे कहता है मैं डीमन सोल सेक्टर का एल्डेस्ट यंग मास्टर हूँ, यहाँ पर तुम्हें ग्रीट करता हूँ। तुम्हारा ज़ूफैन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे छोटे और उससे छोटे वाले को तो मिल चुका हूँ, यानी सेकंड यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर हान से मिल चुका हूँ, तो क्या तुम यहाँ पर फर्स्ट यंग मास्टर हान हो। तो वो कहता है कि नहीं, असल में ऐसी बात नहीं है, असल में मेरा नाम यहाँ पर हान जुनफेंग है, क्योंकि हमारे सेक्टर में एक रूल है, हमारे डैड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसे यहाँ पर सेक्टर का नाम देते हैं, उसे एक नाम देते हैं जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और क्योंकि तीनों भाइयों में से मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, इसी वजह से मुझे यहाँ पर एक नाम मिला है, मेरा नाम हान जुनफेंग है, जबकि बाकी दोनों को यहाँ पर सिर्फ यंग मास्टर हान और यंग मास्टर हान ही कहा जाता है। ज़ूफैन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम्हारा फादर तो कुछ ज्यादा जालिम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम लोग क्योंकि डीमन सोल सेक्टर यानी डिमोनिक सेक्टर हो, तो फिर मुझे लगता है कि वो एक डिमोनिक सेक्टर के एल्डर होने के लायक है कि उन्होंने यहाँ पर अपने बच्चों को नाम भी नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ उसे नाम देने का हक है जो कि यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और इसी के साथ ही यंग मास्टर हान जुनफेंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने के बारे में सोच रहा था कि डबल ड्रैगन गैदरिंग में तुमसे फाइट कर सकूं, लेकिन अफसोस क्या मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में दोबारा सोचना होगा, कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि हम लोग यहाँ पर तुमसे फाइट करके जीत नहीं सकते, तो फिर मुझे यहाँ पर बेकार की फाइट मोल लेने का क्या फायदा। तो हम लोग यहाँ पर अगर हमारी फाइट होती है तो हम लोग विड्रॉ करना बेहतर समझेंगे। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी पहले से तुम्हारे साथ तुम्हारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर के साथ एक डिस्प्यूट चल रही है और अगर तुम लोग यहाँ पर हमें चैलेंज करना चाहो तो हम लोग यहाँ पर से रिफ्यूज ही करेंगे, हम तुम्हारे चैलेंज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम्हारा ज़ूफैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कम से कम इसके पास दिमाग तो है, इसे पता है कि किसके साथ पंगा लेना और कब पीछे हटना है। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि ये तो वाकई में एक सेक्टर लीडर बनने के लायक है। और इसी के साथ ही वो दूसरी तरफ देखता है जहां पर कोंगियर खड़ा होता है, तो वो कहता है कम से कम उस बेवकूफ जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा ज़ूफैन उसकी तरफ देखने के बाद सोच रहा होता है कि हमेशा जब यहाँ पर फाइट होती है तो सबसे पहले इसी तरह के बेवकूफ
मारे जाते हैं और इसी के साथ ही वहां पर ऊपर की तरफ देखता है जहां पर हाई वेनरेबल्स बैठे होते हैं। तो दोनों मास्टर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और दोनों मास्टर्स की तरफ देखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है और इसी के साथ ही उनके जो रेफरी एल्डर होते हैं वो उनसे कहते हैं डबल ड्रैगन गैदरिंग के रूल्स के मुताबिक लास्ट कंपटीशन में ज्यादा पॉइंट्स मिस्टिकल ह्यूमन सेक्टर के लोगों के थे, इसी वजह से उन्हें यहां पर 1-to-1 कॉम्बैट करने का मौका दिया जाएगा और वो लोग यहां पर मिडिल 3 सेक्टर्स में से सबसे आखिर यानी टॉप के ऊपर जो सेक्टर है उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उन लोगों ने यहां पर चैलेंज करने से मना कर दिया, इसी वजह से अब यहां पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर को मौका दिया जाएगा। लेकिन वो लोग 1-on-1 बैटल नहीं कर सकते, उन्हें यहां पर एक कंबाइंड बैटल करनी होगी यानी कि टीम बैटल करनी होगी, जिसके लिए उन्हें यहां पर सैमसरा राम में भेजा जाएगा। जैसे वो वहां पर उससे पूछता है कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोगों बताओ क्या तुम लोग यहां पर कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हो, क्या तुम ये फाइट करना चाहते हो? तुम्हारा ज़ूफेन कहता है हम लोग फाइट करना चाहते हैं और उसके जितने डिसाइपल्स होते हैं सभी लोग वहां पर खुश होकर चिल्लाकर कहते हैं हम लोग फाइट करेंगे फाइट करेंगे फाइट करेंगे। ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर कॉन्गियर जो होता है पहले तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, फिर साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि इस बेवकूफ ने यहाँ पर हमारी बात नहीं सुनी और वो अपने साथियों से कहता है कॉन्ग शान और कॉन्ग लीन तुम्हें पता है कि तुम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि कंपटीशन स्टार्ट होते ही दूसरी राउंड में जाने के साथ ही सबसे पहले इस लड़की को मार डालना। तो वो कहते हैं जी सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा और इसी के साथ उनके लिए वहां पर दूसरी राउंड का दरवाजा ओपन किया जाता है। तो इन सभी को एक पोर्टल के जरिए से एक दूसरी लैंड के ऊपर भेजा जाएगा, एक माउंटेन के ऊपर भेजा जाएगा। तो जैसे वहां पर एल्डर उनके लिए दरवाजा ओपन करते हैं उनसे कहा जाता है कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर के दूसरी तरफ से मिडिल 3 सेक्टर्स में से हीवन ट्रेलिंग सेक्टर की दोनों टीम बैटल होने वाली है, तो तुम लोग यहाँ पर अंदर इंटर हो सकते हो। तुम लोग वहां पर जाने के बाद जिससे चाहे उससे फाइट कर सकते हो, जब तक चाहे तब तक फाइट कर सकते हो, जब तक कि दोनों सेक्टर्स में से एक सेक्टर हार न मान ले। ज़ूफेन चौथा अपने साथियों के साथ जैसे वहां पर पोर्टल के सामने पहुंचता है तो कॉन्गियर उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम पहली बार इतनी बड़ी दुनिया को देख रहे होगे, क्योंकि तुम लोग तो यहाँ पर पहली बार आए हो, लेकिन मैं पहले यहाँ पर बहुत बार आ चुका हूँ और मेरे साथी भी, और हम लोग इस जगह को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वहां पर पहुंचने के बाद तुम्हारे छुपने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी और हम लोग यहाँ पर तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मारने वाले हैं और छुपने का कोई फायदा भी नहीं है, हमें वो जगह तुम लोगों से ज्यादा बेहतर पता है। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बात तुम्हारे ऊपर ही उल्टी मारना चाहता हूँ, तुमने यहाँ पर कहा कि वहां पर छुपने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हें उस जगह के बारे में अच्छी तरह से पता है। मैं यही बात तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें उस जगह के बारे में अच्छी तरह से पता और अगर तुम जाकर किसी जगह के ऊपर छुप जाते हो तो फिर हमें वहां पर चूहे और बिल्ली का खेल खेलना पड़ेगा और हमें वहां पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसके बावजूद हम तुम्हें चुन चुन कर मारेंगे, एक एक करके तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। और मुझे लगता है कि काफी अरसा हो गया है मुझे यहाँ पर एसोटेरिक डिबेट के बाद अब दोबारा यहाँ पर चूहे बिल्ली का खेल खेला जाएगा। जबकि यंग मास्टर कॉन्ग्रेन उसे कहता है तो अंदर जाने के बाद पता चलेगा कौन बिल्ली है और कौन चूहा है। यहाँ पर एपिसोड 565 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि कौन बिल्ली है और कौन चूहा है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 566 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टीम बैटल स्टार्ट हो चुकी है, उनके लिए पोर्टल ओपन हो चुका है और वो लोग पोर्टल से दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं। तो वहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमारे ज़ूफेन की टीम पहुंचती है। तो ज़ूफेन वहां पर पहुंचने के बाद कहता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है कि जितनी डबल ड्रैगन मैनर में थी उससे डबल यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जिस अरे फॉर्मेशन को पार करके हम लोग गए हैं वो अरे फॉर्मेशन यहाँ पर गार्ड स्टोन्स के साथ बनाई गई है, यानी कि यहाँ पर उनको हाई क्वालिटी के स्टोन्स के साथ बनाया गया है। हो सकता है कि वर्ल्ड क्रिस्टल्स की मदद से उसे बनाया गया हो। हमारा ज़ूफेन वहां पर यही अज्यूम करता है और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि पोर्टल के पीछे से उनके पीछे पीछे कॉन्ग लीन और कॉन्ग शान निकलते हैं। तो वो दोनों बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए बाहर निकलते हैं और ज़ूफेन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद वो ज़ूफेन के ऊपर अटैक करने लगे हैं, लेकिन वो ज़ूफेन को अवॉइड करने के बाद बड़ी तेजी के साथ हमारे ज़ूफेन के बाकी टीममेट्स की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और उनकी तरफ आगे बढ़ने के बाद वहीं पर अपनी स्पेशल टेक्निक्स को यूज करते हैं। दोनों के पास सेम टेक्निक होती है, दोनों उसका उल्टा यूज करते हैं और दोनों क्योंकि कंबाइन अटैक करते हैं इसी वजह से उनकी टेक्निक्स काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं। तो एक वहां पर फॉरेस्ट और एक माउंटेन टेक्निक को यूज करता है। दोनों वहां पर जब कंबाइन करते हैं तो फॉरेस्ट यानी माउंटेन जब वहां पर मिट्टी निकलती है तो मिट्टी के ऊपर ग्रीन कलर की एक शील्ड होती है जो फॉरेस्ट होती है और दोनों की टेक्निक इतनी पावरफुल होती है कि हमारे ज़ूफेन के साथी जो होते हैं वहां पर उसे ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं और वो उस टेक्निक के ऊपर अटैक भी करते हैं, लेकिन उस टेक्निक के ऊपर कोई भी अटैक काम नहीं करता। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर के ऊपर शील्ड है वो इन अटैक्स को बिल्कुल बेकार कर रही है और इसी के साथ ही वो लोग उसके साथ हिट होते हैं और सारे के सारे डिसाइपल एक ही अटैक के साथ ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। यहाँ पर अंदर जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ बाहर भी दिखाया जाएगा। तो बाहर जो लोग खड़े होते हैं वो सभी लोग से देखकर काफी ज्यादा हैरान भी हो रहे होते हैं और साथ ही अपना अपना एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जेंडल स्वॉर्ड को दिखाता है कि जेंडल स्वॉर्ड कहता है कि मुझे लगता है कि इन दोनों की एबिलिटी काफी ज्यादा बेहतर है। ये दोनों यहाँ पर माउंटेन और फॉरेस्ट टेक्निक को यूज करते हैं। जब ये दोनों अपनी टेक्निक्स को कंबाइन करते हैं तो इनकी टेक्निक जो है वो काफी हद तक इनविंसिबल हो जाती है। इन लोगों ने हमारे खिलाफ भी यहाँ पर इसी टेक्निक को यूज किया था और हम लोगों को भी यहाँ पर इनकी टेक्निक को
ब्रेक करने में काफी ज्यादा टाइम लगा था। इन दोनों का टीम वर्क बाकी में काफी ज्यादा कमाल का है और दोनों ट्विंस काफी ज्यादा अच्छे से परफॉर्मिंग करते हैं। और साथ ही वो टियानशेंग से पूछता है कि टियानशेंग बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा वो पुराना दोस्त ज़ू फैन, उसे कितना टाइम लगेगा इनकी इस वाली स्पेशल अरे फॉर्मेशन यानी कि इनके कंबाइन अटैक को ब्रेक करने में कितना टाइम लगेगा। तो टियानशेंग उसे कहता है कि ज़ू फैन एक मॉन्स्टर है जिसके पास अनइमेजिनेबल पावर है और जिसके टैक्टिक्स के बारे में कोई भी नहीं जानता कि वो कहां पर कौन सा टैक्टिक यूज करेगा। लेकिन काफी अरसे से मैंने ज़ू फैन को देखा नहीं है तो मुझे नहीं पता कि इस वक्त उसका कल्टीवेशन लेवल क्या है और वो किस हद तक यहां पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना चुका है, ये देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इसी के साथ ही साइड के ऊपर से यंग मास्टर हान जुनफैंग निकल कर आता है और उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि उन्हें तकरीबन 15 मिनट ही लगेंगे। तो जेंटल स्वॉर्ड उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ब्रदर, लगता है कि तुम्हें कोई ऐसा पता है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते। तो हान जुनफैंग उसे कहता है क्योंकि फर्स्ट मैच में जब इसने बीस्ट टाइमिंग सेक्टर के ऊपर पंच मारा था उस वक्त मैं वहां पर खड़ा था, तो उस वक्त उसके पंच को मैंने देखा था। फिर साथ ही उसे कहता है क्योंकि हम लोगों ने भी यहां पर हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के खिलाफ फाइट किया और कॉन्गशेन और कॉन्ग ली के लोगों के फाइट करते वक्त हम लोगों ने देखा था कि वो लोग अपनी फाइटिंग के दौरान 90% पावर को यूज करते हैं। लेकिन ज़ू फैन ने जब तक अभी तक हमें अपनी पावर्स दिखाई है वो सारी की सारी, मुझे लगता है कि उसने अपनी पावर का सिर्फ तीसरा हिस्सा ही यूज किया, इससे ज्यादा वो अपनी फुल पावर को रिलीज नहीं कर पाया। और मुझे नहीं लगता कि इस कंपटीशन में कोई ऐसा कैंडिडेट है, यानी कि अभी फिलहाल के लिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जो उसे फुल पावर यूज करने पर मजबूर कर सके। तो जेंटल स्वॉर्ड उसे कहता है तो फिर ठीक है, हम लोग तो यहाँ पर से देखना चाहेंगे कैसे वो यहाँ पर इन दोनों ट्विंस के इस कंबाइन अटैक को रोकता है और कैसे यहाँ पर इसको ब्लॉक करता है। तो अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कॉन्गलिन और कॉन्गशान जो होते हैं दोनों वहां पर उन बाकी के सभी डिसाइपल्स को गिरा देने के बाद उनके पर अटैक करने के बाद अब ज़ू फैन की तरफ देखते हैं क्योंकि उनका मेन मकसद यही था कि बाकी के सभी लोगों को रास्ते से हटा दिया जाए। तुम्हारा ज़ू फैन कहता है तो अब मुझे समझ आए ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों ने मेरे बाकी के सभी डिसाइपल्स को रास्ते से हटा दिया, अब यहाँ पर मेरे अकेले के पर अटैक करना चाहते ताकि ये मुझे मार सके। तो ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी अरसे के बाद कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ ही वो दोनों भाई जो होते हैं फिर से वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक्स को रिलीज करते हैं। एक वहां पर फॉरेस्ट को यूज करता है, दूसरा माउंटेन टेक्निक को यूज करता है। दोनों वहां पर ग्राउंड के अंदर से काफी सारी मिट्टी निकालते हैं और दूसरे ने उसको अपनी शील्ड के साथ कवर किया होता है और वहां पर एक बड़ा सा बफेलो बना लेते हैं। तो अपनी एनर्जी के साथ एक बड़ा सा बफेलो बनाने के बाद ख्याल में इसको बफेलो नहीं इसको बुल कहते हैं। तो वो बुल जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है, जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं कि जुनफैंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये दोनों ही काफी ज्यादा समझदार है, जो इन्हें इतना कम से कम पता है कि ज़ू फैन के खिलाफ यहाँ पर अलग टैक्टिक्स को यूज करना है। पहले उन लोगों ने यहाँ पर सीधा साधा माउंटेन टेक्निक को यूज किया था, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने अपनी एनर्जी के साथ वहां पर अपनी टेक्निक के साथ बुल बनाया है जिसके साथ वो ज़ू फैन को हिट करने वाले हैं। जेंटल स्वॉर्ड उसे कहता है कि लेकिन जो भी हो मुझे लगता है कि इन दोनों के अटैक्स जो वाकई में काफी ज्यादा कमाल के हैं। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि ज़ू फैन यहाँ पर इसको कैसे ब्लॉक करने वाला है। फिर साथ ही वो हान जुनफैंग से पूछता है कि बताओ कि तुमने तो वो पंच देखा था ना, मुझे बताओ कि क्या वो यहाँ पर फिर से उस पंच को यूज करेगा। तो हान जुनफैंग उसे कहता है कि जो तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पर वो कौन सी टेक्निक को यूज करने वाला है। तो फिर से अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर दोनों ट्विंस जो होते हैं अपनी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं और बुल जो होता है बड़ी तेजी के साथ उठता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और जैसे जाकर हमारे ज़ू फैन के करीब पहुंचता है वो सोच रहे होते हैं कि हमें लगता है कि ज़ू फैन के बारे में सिर्फ और सिर्फ ऐसी हाइप को बढ़ा दिया गया है, असल में ये लड़का कुछ भी नहीं है, ये तो हमारे अटैक के सामने से हिल भी नहीं रहा है। इसका मतलब यह कि ये बहुत ज्यादा डर चुका है और यहाँ पर ये मरने वाला है। लेकिन जैसे वो बुल हमारे ज़ू फैन के करीब पहुंचता है हमारे ज़ू फैन की एनर्जी रिलीज होती है। डार्क एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि वहां पर उसके आसपास बुल जो होता है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जैसे वो बुल टुकड़े टुकड़े होता है और साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि वो दोनों भाइयों ने अपने हाथ सामने की तरफ किए होते हैं तो दोनों के हाथ भी वहीं पर कट जाते हैं और दोनों के हाथ कटने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और ये देखने के बाद ब्लैक बियर्ड और व्हाइट बियर्ड भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। और बाकी के सभी डिसाइपल जिन्हें तो अभी तक समझ ही नहीं आई कि हमारे ज़ू फैन ने यहाँ पर क्या यूज किया है और आपको भी समझ नहीं आई होगी, हमारे ज़ू फैन ने यहाँ पर अपनी डोमेन को यूज किया है। जेंटल स्वॉर्ड कहता है कि इस लड़के ने यहाँ पर अभी भी क्या यूज किया, क्या ये किसी किस्म के कोई मार्शल आर्ट्स ही, मैं तो यहाँ पर देख भी नहीं आया कि इसने यहाँ पर कौन सी मार्शल आर्ट्स को यूज किया है। तुम्हारे ज़ू फैन ने यहाँ पर अपनी आई की पावर को यूज किया था, उसने अपनी आई की डोमेन को यूज किया था और उसके डोमेन के अंदर आपको पता है कि चाहे कुछ भी हो वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। और इसी के साथ ही दोनों ट्विंस जो होते हैं जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हटते हैं। तो कॉन्गशान जो होता है वो कॉन्गलिन से कहता है कॉन्गलिन जल्दी से भागो, लेकिन कॉन्गलिन बेचारे को काफी ज्यादा देरी हो जाती है भागने में और साथ ही अपनी बॉडी के ऊपर शील्ड को एक्टिवेट करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर से फिलहाल के लिए भाग नहीं पाऊंगा। लेकिन हमारा ज़ू फैन उसके करीब पहुंच जाता है, जाकर अपना हाथ उसकी बॉडी के अंदर डालता है, जाकर उसकी रीढ़ की हड्डी को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी स्पाइन महसूस हो रही है। और साथ ही वो डेविली स्माइल देते हुए अपने हाथ को बाहर की तरफ खींचता है और उसकी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी को बाहर निकाल देता है। जैसे हमारा ज़ू फैन वहां पर ब्रूटली एक लड़के को मारता है तो ये देखने के बाद जीलिन कहता है कि बहुत ज्यादा मजा आ गया, मुझे ऐसा ही तो ओपोनेंट चाहिए था। जहां पर हमारी एपिसोड 566 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 567 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जू फैन जो होता है उन दोनों ब्रदर्स में से एक ब्रदर की बॉडी के अंदर अपना हाथ डालता है और उसकी स्पाइन को खींचकर बाहर निकाल देता है और एक वाले को मार देता है, जबकि दूसरे वाला जो होता है वहां पर से भागने की कोशिश करता है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि अब उसकी बारी होती है। तो इसी के साथ ही वो भाग रहा होता है तो हमारा जू फैन उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो बड़ी तेजी के साथ टेलीपोर्ट होकर उसके सामने चला जाता है और वहां पर जैसे उसके सामने खड़ा होता है वो लड़का जो होता है वहीं पर से अपनी माउंटेन शैडोइंग टेक्निक को यूज करते हुए उसके पर अटैक करता है। लेकिन अकेले उसकी टेक्निक कितनी काम की होगी, तो उसके सामने वहां पर मिट्टी की एक माउंटेन बना लेता है। लेकिन हमारा जू फैन जो होता है अपनी पावर्स रिलीज करने के बाद सामने की तरफ एक पंच मारता है और पंच के साथ ही उसकी माउंटेन को भी तोड़ देता है और साथ उस लड़के की फिजिकल बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद बाहर वाले लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। स्पेशली हमारा जी टाइशंग जो होता है वो कहता है कि मैं जितनी बार भी इस लड़के की स्ट्रेंथ को देखता हूँ मुझे उतनी बार लगता है जैसे मैं किसी मॉन्स्टर को देख रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं कभी भी इसे फॉलो नहीं कर सकता, ये तो फिर से मुझसे आगे निकल गया। हालांकि मैं इतने सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूं, मैं यही सोच रहा था कि मैं इससे आगे निकल जाऊंगा, लेकिन मैं कभी इससे आगे नहीं निकल सकता। तो जेंटल स्वर्ड उसे कहता है कि टाइशेंग आज ये तुम्हारा दोस्त क्या खाता है, मुझे बताओ तो सही कि आज यहाँ पर इसके पंच में इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। जबकि इसी के साथ ही यंग मास्टर हान उन लोगों से कहता है तुमने अब यहाँ पर इसकी फुल स्ट्रेंथ देखी कहां पर है। मुझे लगता है कि इस लड़के ने अभी भी यहाँ पर इस पंच में फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया, क्योंकि इस लड़के की फुल स्ट्रेंथ जो बहुत ज्यादा हो सकती है। हम लोग तो इस बारे में सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि इस जैसे एक मॉन्स्टर को हमारे ट्रायल के अंदर भेजने की जरूरत ही क्या थी। इस जैसा का एक मॉन्स्टर जो है ये तो अपर 3 सेक्टर के साथ फाइट करे, हमारे जैसे मिडिल 3 सेक्टर्स की फाइट में से नहीं होना चाहिए था। जबकि इसी के साथ ऊपर का सीन दिखा दे जहां पर किंग वुकुई जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि जू फैन का जितना ज्यादा यहाँ पर हाइप है उतनी ज्यादा इस लड़के ने यहाँ पर अपने आप को साबित भी किया है और मैं इस बात से काफी खुश हूँ। जबकि इसी के साथ ही जानमोस के पास खड़ा होता है, वो उसे कहता है कि तुमने अभी तक यहाँ पर देखा ही क्या है। जब ये लड़का ट्रू सैवेज बनेगा यानी कि एक असली का मॉन्स्टर बनेगा उस वक्त देखना ये लड़का क्या कर सकता है। और अभी तक तो इस लड़के ने अपनी सोल को भी रिलीज नहीं किया। तो वो किंग को से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, वो लड़का तो रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट और तुम कह रहे हो कि उसके पास सोल है। सोल तो सिर्फ एथेरियल स्टेज के मास्टर्स के पास होती है। तो जानमो से कहता है कि यही तो खास बात है जो उस लड़के को एक मॉन्स्टर बनाती है। वो लड़का जू फैन अभी सिर्फ रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट है, लेकिन इसके बावजूद उसके पास सोल भी है। वो अपनी सोल यहाँ पर जनरेट कर सकता है और यहाँ पर एथेरियल स्टेज के मास्टर्स का तभी तो वो सामना कर सकता है। क्या तुम देख नहीं पा रहे कि एथेरियल स्टेज के मास्टर्स भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। और साथ ही वो उसे कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि उसके पास कुछ और भी है। लास्ट टाइम जब मैंने उससे फाइट की थी उस वक्त उसने बस उसके थोड़े से ओरा को रिलीज किया था, क्योंकि उसने वहां पर ड्रैगन को देखा था, डबल ड्रैगन वाले ड्रैगन को। तो वो उसे कहता है कि मैंने उसको देखा था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और मैं वहां पर उससे हार गया। वो कुंगू इसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या तुमने उससे फाइट की और उसके बाद तुम उससे फाइट में हार गए। ये बात सुनने के बाद वो अपने जूनियर ब्रदर जीलिन से कहता है कि जूनियर ब्रदर मुझे लगता है कि ये लड़का वाकई में सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से फाइट करने के लिए है, क्योंकि तुम ही यहाँ पर इससे फाइट कर पाओगे। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैंने तुमसे पहले कहा था कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस लड़के से फाइट कर सके। तुम में से कोई भी इसका ओपोनेंट बनने के लायक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा जानी दुश्मन है और मैं इसके साथ फाइट करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट सीन फिर से अंदर का ही दिखाया जाता है जहां पर हमारा जू फैन जो होता है उन दोनों को मारने के बाद देखता है कि उनकी सोल्स वहां पर से भागने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वो दोनों एथेरियल स्टेज में होते हैं। इसी वजह से तुम्हारा जू फैन आगे बढ़ता जाकर दोनों की सोल को पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम दोनों कहां पर भागकर जा रहे हो। तो जू फैन उन दोनों को वहां पर पकड़कर खड़ा होता है, जबकि उसके साथी भी वहां पर आ जाते हैं। तो वो दोनों की सोल्स वहां पर चला चला कर उसे कह रही होती है कि जू फैन तुमने यहाँ पर इस बार गलत बंदे से पंगा ले लिया, तुमने यहाँ पर हमारी बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारे यंग मास्टर यहाँ पर आएंगे और वो तुमसे इस बात का बदला लेंगे। हम लोग पहले यहाँ पर आए थे, हमारे यंग मास्टर हमारे पीछे पीछे आते ही होंगे। तुम हमारे यंग मास्टर को जानते नहीं हो, वो सेक्टर के सेक्टर यंग मास्टर हैं और यहाँ पर हम तुमसे इस बात का बदला जरूर लेने वाले हैं, इसलिए हमें यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि हमारा सेक्टर जो है वो तुम्हारे टियानजू का गार्डियन सेक्टर है। तो ये बात सुनने के बाद हमारा जू फैन उन दोनों के सर आपस में पटकाता है और साथ ही वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और बाकी सभी लोग भी जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और उनसे कहते हैं एक बार हम लोगों ने यहाँ पर तुम्हारे हीवन ट्रेलिंग सेक्टर को पीछे हटा दिया, तुम लोग जो है लोअर 3 सेक्टर में पहुंच जाओगे और हमारा डीमन स्कीमिंग सेक्टर यहाँ पर टियानजू का गार्डियन सेक्टर बन जाएगा, यानी कि तुम्हारा लेवल हमसे लो हो जाएगा। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि यंग मास्टर कॉन्ग जो होता है वो निकल कर आ रहा होता है। जैसे वहां पर से निकल कर आता है और आकर देखता है कि मेरे दोनों साथी कॉन्ग शैन और कॉन्ग लिन कहां पर चले गए। लगता है कि उन लोगों ने यहाँ पर अभी तक अपने मिशन को पूरा कर लिया होगा। फिर साथ ही वो सामने देखता है तो कहता है कि लोअर सेक्टर के लड़कों तुम लोग वहां पर खड़े क्या कर रहे हो, कॉन्ग शैन और कॉन्ग लिन कहां पर हैं। तो हमारा जू फैन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर हमें देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो रहे हो, क्योंकि हम लोग अभी तक जिंदा हैं। तुम्हारा ये प्लान बिल्कुल भी बेकार था कि तुमने यहाँ पर अपने दोनों साथियों को पहले अंदर भेज दिया और जैसे वो अंदर आते अंदर आने साथ ही उन्होंने हमारे पर अटैक कर दिया। स्पेशली उन्होंने मुझे अपना
टारगेट बनाया और वो इसमें सक्सेसफुल भी रहे। ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर कॉन्ग बहुत ज्यादा हैरान होता है। तुम्हारा ज़ू-फैन उसके दोनों साथियों की सोल उसके सामने करता है और कहता है ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि दोनों बेकार निकले और तुम्हारे किसी काम के नहीं थे। और साथ ही हमारा ज़ू-फैन मुट्ठी बंद करता है, दोनों की सोल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस बात से यंग मास्टर कॉन्ग को वहां पर एक झटका लगता है। तुम्हारा ज़ू-फैन उसे कहता है जब शुरुआत हुई थी उस वक्त तुमने क्या कहा था कि तुम तियानजू के तीनों गार्डियन सेक्टर्स के हेड हो, इसी वजह से मुझे वहां पर तुम्हें रिस्पेक्ट देनी पड़ी थी, क्योंकि इसी वजह से तुम वहां पर मेरे साथ बदतमीजी करके चले गए थे। लेकिन अब यहाँ पर वो बात नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर तुम लोग हारने वाले हो। जहाँ पर कैट और माउस वाला जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पर चूहे बिल्ली वाला खेल शुरू होगा और तुमने क्या कहा था कि तुम इस जगह के बारे में अच्छी तरह से जानते हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक टाइम देता हूँ कि तुम लोग जाओ जाकर अपनी जगह के ऊपर छुप जाओ, क्योंकि ये ट्रायल 3 घंटे तक तो खत्म होने वाला नहीं है। यहाँ का रूल है कि 3 घंटे तक ये स्पेस दोबारा ओपन नहीं होगी। चाहे तुम्हारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो यहाँ पर सभी के सभी लोग अभी हमारे हाथ से मर जाओ, या फिर 3 घंटे के लिए किसी ऐसी जगह के ऊपर जाकर छुप जाओ जहां पर से 3 घंटे के लिए तुम सेफली बैठे रहो और उसके बाद स्पेस ओपन होगी और तुम लोग बाहर चले जाना और जाकर सरेंडर कर सकते हो। इसलिए जल्दी से भागो। अब तुम्हें यहाँ पर समझ आ गई होगी कौन यहाँ पर चूहा और कौन यहाँ पर बिल्ली है। अब मैं तुम्हें जाकर छुपना है और हम लोग यहाँ पर तुम्हें ढूंढना स्टार्ट करेंगे। तुम में से जो भी हमारे हत्थे लगा हम उसे मार डालेंगे। हमारा ज़ू-फैन इसी के साथ ही वहां पर उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट करता है, जबकि यंग मास्टर कॉन्ग से कहता है कि मैं एक यंग मास्टर हूं, मैं यहाँ पर अपनी इंसल्ट को इस तरह से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन हमारा ज़ू-फैन अभी भी वहां पर उल्टी गिनती गिन रहा होता है। तो जब उसे लगता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा सीरियस है, ये यहाँ पर हमें ढूंढ ढूंढ कर मार डालेगा, अगर यहीं पर खड़े रहे तो यहीं पर मार डालेगा, तो इसी के साथ वो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग भागो। और वो बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागना स्टार्ट करते हैं ताकि जाकर किसी जगह के ऊपर छुप सके। तो यहाँ पर इनके चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हो चुका है, जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में भी कंटिन्यू करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 568 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारा ज़ू-फैन जो होता है अपने कॉन्ग से कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ से भागना स्टार्ट करो, जाओ जाकर जहाँ पर छुप सकते हो जाकर छुप जाओ, क्योंकि यहाँ पर चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हो चुका है। और इसी के साथ वो सभी लोग वहां पर से डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं। वो सभी लोग जाकर किसी जगह के ऊपर छुपने वाले हैं। तो हमारे ज़ू-फैन ने यहाँ पर सभी लोगों का ध्यान उस तरफ कर दिया होता है। बाकी के सभी लोग जो बाहर खड़े सारा मैच देख रहे होते हैं और सभी का ध्यान इन्हीं के ऊपर होता है कि ये लोग कहाँ पर जाकर छुपने वाले और कैसे हमारे ज़ू-फैन जो है इन सभी का शिकार करने वाला है। तो यहीं पर दिखाते हैं जेंटल स्वॉर्ड कहता है कि देखो तो तरह यहाँ पर सभी के सभी कल्टीवेटर्स एंड डिमोनिक कल्टीवेटर्स एक जैसे ही होते हैं। डिमोनिक कल्टीवेटर्स हमेशा यहाँ पर जब अपनी सैवेजरी के ऊपर आते हैं तो वो दूसरे को मार ही डालते हैं। मुझे लगता है कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स को इस तरह का काम बहुत ज्यादा पसंद होता है जिसमें उनकी बहुत ज्यादा फेम हो जाए और वो लोग यहाँ पर इस तरह के बुरे काम जरूर करते हैं। तो यंग मास्टर हान उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इसको एब्सोल्यूट पावर कहता हूँ, मैं इसको यहाँ पर डिमोनिक वे नहीं कहूंगा। साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह की कोई चीज किसी इक्वल मैच में देख सकते हो कि दोनों तरफ से दोनों ओपोनेंट्स एक ही जितने स्ट्रांग और वहां पर कोई इस तरह का काम कर सकता है। तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि इस तरह का काम जो है वो इक्वल मैचेस में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पर जब डिमोनिक कल्टीवेटर्स आपस में फाइट करते हैं तो एक के पास यहाँ पर ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ होती है जो कि यहाँ पर दूसरे वाले को चीर फाड़ कर रख देता है, यानी कि उसको बहुत ही बुरी मौत देता है। मुझे लगता है कि ज़ू-फैन ने यहाँ पर सबसे पहले उन दोनों लड़कों को मारकर सभी के सामने ये बात रख दिया और उन्हें बताया है कि कोई भी यहाँ पर आके उनके साथ पंगे मत लेना, चाहे तुम कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन ज़ू-फैन तुम्हारे सामने झुकने वाला नहीं है। तो यंग मास्टर हान उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पर इसके रास्ते में हो, तो क्या तुम उससे फाइट करना चाहोगे। तो उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर मैं उससे फाइट करके जीत नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद मुझे उसे फाइट करनी ही होगी, क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट की जिंदगी यहाँ पर फाइटिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि उसे यहाँ पर फाइट करने के बाद एक्सपीरियंस मिलता है कि आगे क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। यंग मास्टर हान उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था कि ये तो मुझसे काफी ज्यादा बेहतर है। मैं यहाँ पर पहले से सोच रहा था कि अगर हमारी फाइट होती है तो मैं यहाँ पर अपने आप को सरेंडर कर दूंगा, लेकिन मैंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक मार्शल आर्टिस्ट को हमेशा यहाँ पर अपने आप को साबित करने के लिए फाइट करते रहना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर फाइट करने से पीछे हटता हूँ तो फिर क्या मैं फ्यूचर में अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू रख पाऊंगा। ये तो यहाँ पर एक सवाल है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर गलती कर दी, मुझे भी यहाँ पर इससे फाइट करनी चाहिए। इसी के साथ ही साथ साथ वहाँ पर रीना की स्क्रीन भी दिखाई जा रही होती है, जहाँ पर वो सभी लोग जो होते हैं चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे होते हैं। यहीं पर ब्लैक बियर्ड जो होते हैं व्हाइट बियर्ड से कहते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम यहाँ पर इस फाइट को देखोगे नहीं। तो वो कहता है कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कुछ देखने लायक बचा है, क्योंकि ज़ू-फैन यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है, वो बड़ी आसानी के साथ सभी को ढूंढ ढूंढ कर मार डालेगा और मुझे इस तरह का सीन बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी के साथ अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा ज़ू-फैन जो होता है सभी को चकमा देने में कामयाब हो चुका होता है। वो एक ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर जाकर छुप जाता है, जहाँ पर फॉर्मेशन जो होती है वो बाहर से सभी को दिखा नहीं सकती कि ज़ू-फैन कहाँ पर है। तुम्हारा ज़ू-फैन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मॉनिटरिंग अरेज लगाई गई हैं जिनके वजह से यहाँ पर हम सभी को नोटिस किया जा सकता है, लेकिन मैं उससे अब छुप चुका हूँ। साथ ही वो अपने पास से एक सेक्रेट स्टोन निकालता और कहता है मुझे यहाँ पर सेक्रेट एनर्जी महसूस हो रही थी, मैंने यहाँ पर आते समझ लिया था कि ये बड़ी सी फॉर्मेशन जो है वो सेक्रेट अरे फॉर्मेशन है, इसी वजह से यहाँ पर
पास सेक्रेट स्टोन्स हो सकते हैं। तो वो अपना स्टोन निकालकर वहां पर उससे सेंस करने की कोशिश करता है। उससे पता चलता है कि यहीं पर पहाड़ों के अंदर एक केव है जहां पर सेक्रेट स्टोन्स की माइन है। वुल्फमैन अपने आप को टेलीपोर्ट करके वहां पर उस जगह के ऊपर पहुंचा देता है और कहता है कि मुझे पता ही था कि इन लोगों ने यहाँ पर किसी न किसी सेक्रेट स्टोन की माइन को सील करके रखा होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे इतना पता है कि इस लैंड के अंदर पूरी 5 सेक्रेट माइंस और 5 सेक्रेट माइंस में से एक माइन को जहाँ पर इसी ट्रायल अरीना के नीचे ये केव के अंदर दफन किया गया है ताकि किसी को पता भी न चल सके। और उन लोगों ने यहाँ पर एक सेक्रेट रे फॉर्मेशन को छुपाया हुआ है जहाँ पर उसे सील किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग में आना काफी ज्यादा कामयाब रहा। मुझे यहाँ पर कम अज कम आने के बाद सेक्रेट स्टोन माइन तो मिल गई। ज़ूफ़ेन कहता है कि वैसे भी सेक्रेट डोमेन का रास्ता बंद हो चुका है, सेक्रेट डोमेन में वापस नहीं जा सकता, पता नहीं उसे कैसे ओपन किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पर इन 5 सेक्रेट स्टोन्स के यानी कि जो सेक्रेट स्टोन वाली माइंस हैं, अभी का ताल्लुक जहाँ पर 5 बड़े सेक्रेट बीस्ट के साथ हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मुझे जाकर इस पहले वाली केव को एक्सप्लोर करना होगा। और इसी के साथ ही वहाँ पर फिर से सेंस करना स्टार्ट करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर आसपास कुछ ऐसी रे फॉर्मेशन बिछाई गई हैं जिनकी मदद से वो लोग यहाँ पर इस एरिया को गार्ड करते हैं ताकि कोई भी यहाँ पर इनको ब्रीच करके अंदर ना जा सके। यहाँ पर कंटेस्टेंट्स की फाइट करवाई जाती है, लेकिन कंटेस्टेंट्स को बेचारों को इस बारे में पता ही नहीं है कि इस जगह के ऊपर सेक्रेट स्टोन्स की एक माइन छुपी हुई है। तुम्हारा ज़ूफ़ेन जो होता है वो कहता है कि अगर यहाँ पर इन लोगों ने फॉर्मेशंस की मदद से इस एरिया को सील किया हुआ है, लेकिन असल में उन्हें ये बात नहीं पता कि अगर फॉर्मेशंस की बात है तो फॉर्मेशंस बनाने में मैं उन सभी का बाप हूँ। इसी के साथ ही हमारा ज़ूफ़ेन जो होता है वहाँ पर अपनी आई ऑफ द वॉइड को यूज करता है, क्योंकि उसकी आई ऑफ द वॉइड जो है वो किसी भी किस्म की फॉर्मेशन को बड़ी आसानी से तोड़ सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और हमारा ज़ूफ़ेन वहाँ पर बड़ी आसानी के साथ उन सभी के बीच से निकलता जाता है, जबकि वहाँ पर जो आईज होती हैं, जो फॉर्मेशंस की आईज होती हैं, वो उसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाती। और ज़ूफ़ेन बड़ी आसानी के साथ केव के अंदर चला जाता है। केव के अंदर जाने के बाद उसे केव के अंदर लटकते हुए बहुत सारे क्रिस्टल दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे सेक्रेट स्टोन्स होते हैं। तो ज़ूफ़ेन कहता है फाइनली मैं यहाँ पर इस केव के अंदर पहुंच आया हूँ, जहाँ पर तो बहुत सारे सेक्रेट स्टोन्स हैं जो कि हेवन और अर्थ की एनर्जी के साथ यहाँ पर बने हैं। ज़ूफ़ेन कहता है कि यहाँ पर किसी ने बहुत ही बड़ी सेक्रेट रे फॉर्मेशन बिछाई है। मुझे यहाँ पर उस सेक्रेट रे फॉर्मेशन बिछाने वाले एक्सपर्ट को भी तो देखना पड़ेगा कि वो कौन सा महान एक्सपर्ट है जिसने यहाँ पर इतनी पावरफुल रे फॉर्मेशन को बिछाया होगा ताकि यहाँ पर इस सेक्रेट माइन को बचाया जा सके। और इसी के साथ ही ज़ूफ़ेन आगे बढ़ता है तो उसे अंदर से आवाज आती है, वो जल्दी से छुप जाता है और कहता है लगता है कि यहाँ पर कोई है। और इसी के साथ ही वहाँ पर अंदर से एनर्जी आती हुई महसूस होती है। तो ज़ूफ़ेन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई इंसान है। और जैसे वो थोड़ा सा अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर सामने एक सेक्रेट स्वॉर्ड दिखाई देती है, एक सेक्रेट वेपन होता है। वो देखने के बाद ज़ूफ़ेन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो एक 6 लेवल का सेक्रेट वेपन है। हमारी सेक्रेट डोमेन में भी वहां पर जब मैं सेक्रेट डोमेन का एम्परर हुआ करता था, यानी डिमोनिक एम्परर हुआ करता था, उस वक्त भी मेरे पास यहाँ पर सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का जो वेपन था वो 3rd ग्रेड का वेपन था। और इस वक्त यहाँ पर मेरे हाथ यहाँ पर 6 ग्रेड का एक वेपन लग गया है। इस वेपन को अगर मैं हासिल कर लेता हूँ तो मेरी पावर्स जो है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन पहले मुझे यहाँ पर इस वेपन को उठाना होगा, क्योंकि यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग में मेरा आना बेकार तो नहीं होना चाहिए, मुझे ये वेपन चाहिए ही चाहिए। और इसी के साथ ही हमारा ज़ूफ़ेन आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है मुझे इतना पता है कि सेक्रेट डोमेन के जितने भी सेक्रेट वेपन्स होते हैं उन सभी के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस होती है, यानी कि वो अपनी मर्जी के साथ किसी को अपना मास्टर चूज करते हैं। तो ज़ूफ़ेन उसके सामने जाता है और उसे कहता है कि कैसे हो तुम, मुझे अच्छी तरह से पता है कि सभी वेपन्स के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस होती है और मुझे पता है कि तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो, मैं जो भी तुमसे बात कर रहा हूँ। साथ ही वो उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर देख रहे हो, तुम्हें इस जगह के ऊपर छोड़ दिया गया और कोई भी यहाँ पर तुम्हें से बाहर निकालने के लिए नहीं आ रहा और यहाँ पर तो रोशनी भी नहीं आती, क्या तुम दिन की रोशनी में बाहर नहीं जाना चाहते? अगर तुम यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो गए हो तो क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें बाहर दिन की रोशनी में लेकर जाता हूँ। उसके बाद हम लोग किसी से फाइट भी करेंगे और तुम्हें बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। लेकिन इसी के साथ ही वेपन एनर्जी को रिलीज करता है। हमारा ज़ूफ़ेन समझ जाता है कि वेपन गुस्सा हो रहा है, तो हमारा ज़ूफ़ेन उसे कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ये वादा करने के लिए आऊँ कि यहाँ पर बैठकर तुम सिर्फ और सिर्फ सेक्रेट स्टोन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हो। मेरे पास रिंग के अंदर बहुत सारे सेक्रेट स्टोन्स, अगर तुम चाहो तो मेरी रिंग के अंदर रह सकते हो और इसके अलावा तुम्हें बाहर निकलने का मौका मिलेगा, तुम्हें सूरज की रोशनी या दिन की रोशनी में वहां पर किसी से फाइट करने का मौका भी मिल सकता है, जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। हमारा ज़ूफ़ेन अपने पास अपनी रिंग के अंदर से सेक्रेट स्टोन निकालकर उसे दिखाता है और कहता है कि ये तो बस कुछ ही स्टोन्स है, मेरी रिंग के अंदर बहुत सारे हैं, मेरी रिंग के अंदर तो ढेर सारा खजाना है, क्या तुम यहाँ पर देखना चाहते हो? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी रिंग के अंदर आकर देख सकते हो, क्योंकि तुम एक सेक्रेट वेपन हो और मेरे जैसा एक लड़का जो रेडियंट स्टेज में है वो तुम्हें कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तुम अपनी मर्जी से रिंग के अंदर जाकर वापस बाहर भी आ सकते हो, इसलिए प्लीज यहाँ पर मेरे पर भरोसा करो और मेरी रिंग के अंदर जाकर देख कर आओ। तुम अपनी रिंग को उसके सामने करता है, जैसे वो उसके अपनी रिंग को उसके करीब करता है तो उसी के साथ हमारे ज़ूफ़ेन की क्लिन की आर्म और साथ ही उसके पास जो ब्लू अजूरे फ्लेम होती है वो दोनों एक साथ एक्टिवेट हो जाती है। जब वो एक्टिवेट होती है तो उस वेपन को लगता है कि इसके ऊपर अटैक करने लगा है, तो इसी के साथ ही वो वेपन जो होता है उसके ऊपर एक स्लैश लगा देता है। तो वेपन की स्लैश जो होती है वो पावरफुल होती है। तुम्हारा ज़ूफ़ेन अपनी क्लिन की आर्म को सामने की तरफ करते हुए उसके वेपन की स्लैश को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, तो वो उसको ब्लॉक तो कर लेता है लेकिन उसकी क्लिन की आर्म जख्मी हो जाती है, उसके अंदर एक गहरा कट लग जाता है। तो ज़ूफ़ेन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहता है ये तो वाकई में एक 6 ग्रेड का सेक्रेट डोमेन का वेपन होने के लायक है कि इसने यहाँ पर मेरी क्लिन की आर्म को भी जख्मी कर दिया जो कि इनविंसिबल थी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 568 का
एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइज कैसे हो आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 569 के साथ हाजिर हो। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड पे देखा था कि वो स्वॉर्ड जो होती है वो एक 6 ग्रेड का सैक्रेड वेपन होता है और वो इतनी पावरफुल होती है कि ज़ूफैन की जो किलिंग की आर्म होती है वो भी जख्मी हो जाती है। तुम्हारा ज़ूफैन इस बात से काफी हैरान हो रहा होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी किलिंग की आर्म जो है ये किलिंग एक सैक्रेड डिवाइन बीस्ट और डिवाइन बीस्ट की आर्म को यहाँ पर स्वॉर्ड ने जख्मी कर दिया। ये इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। ये स्वॉर्ड तो सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ ग्रेड की 6 ग्रेड की वेपन है और 6 ग्रेड का वेपन इतना पावरफुल हो सकता है मैंने ये नहीं सोचा था। और इसी के साथ ही वो स्वॉर्ड फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तो हमारा ज़ूफैन कहता है कि अब मैं यहाँ पर इसके साथ कैसे फाइट करूंगा जबकि मेरी किलिंग की आर्म फेल हो गई है, तो मुझे यहाँ से भागना होगा। तो हमारा ज़ूफैन बड़ी तेजी के साथ भागता है और जाकर फिर से उसी दीवार के पीछे छुप जाता है। तो स्वॉर्ड उसे वहां पर ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। ज़ूफैन कहता है शुक्र है मैं यहाँ पर आकर छुप गया, लेकिन साथ ही स्वॉर्ड को फिर से महसूस होता है कि ज़ूफैन वहां पर है। ज़ूफैन कहता है ये बहुत ही बुरा है, मैं यहाँ पर से डायरेक्टली बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर मॉनिटरिंग अरे फॉर्मेशंस है, वो मुझे देख लेंगे और मुझे सेंस करने के बाद एल्डर्स अंदर आ जाएंगे, इसलिए मुझे यहीं पर इसी केव के अंदर ही बचना होगा। और इसी के साथ ही हमारा ज़ूफैन जो होता है वहां पर अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक्स को यूज करते हैं वहां पर उस स्वॉर्ड से बचने की कोशिश कर रहा था क्योंकि स्वॉर्ड बार बार उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। ज़ूफैन बार बार उसके अटैक्स को वहां पर अवॉइड कर रहा था। उसने एक हाथ अपने बाजू के ऊपर रखा होता है क्योंकि उसका बाजू वहां पर बुरी तरह जख्मी होता है। तो ज़ूफैन कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं इस केव के अंदर से डायरेक्टली बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर मॉनिटरिंग अरे फॉर्मेशंस हैं। अगर मैं यहाँ पर से बाहर नहीं जा सकता तो फिर ये स्वॉर्ड तो यहाँ पर मुझे बार बार अटैक करके मार ही डालेगी। तो ज़ूफैन कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे केव के ऊपर से एक और टनल बनानी होगी, यहाँ पर से निकलना होगा क्योंकि वहां पर अपनी आई ऑफ द वॉइड की सेकंड फॉर्म यानी नाइलेशन को यूज करने लगा। और इसी के साथ ही वहां पर सामने की तरफ अपनी आंख को करता है और वहीं पर अपनी नाइलेशन टेक्निक को यूज करता है। जैसे ही वहां पर नाइलेशन को यूज करता है तो नाइलेशन बीम तो रिलीज होती है, लेकिन वो क्योंकि केव इतनी पावरफुल होती है वहां पर सैक्रेड स्टोन्स होते हैं और सैक्रेड स्टोन्स की वजह से केव की लेयर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो केव के अंदर टनल नहीं बना पाता और उसकी जो नाइलेशन बीम होती है वहीं पर टकराकर खत्म हो जाती है। तो हमारा ज़ूफैन कहता है मुझे लगा ही था कि यहाँ पर सैक्रेड स्टोन्स जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है, सैक्रेड स्टोन्स हर जगह के ऊपर है, इसी वजह से मैं यहाँ पर नाइलेशन बीम को यूज करके इसके अंदर एक और टनल नहीं बना पाया। सैक्रेड स्टोन्स जो है इस दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोन्स हैं, इसी वजह से इन स्टोन्स को तोड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसी के साथ स्वॉर्ड फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी होती है। हमारा ज़ूफैन सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पर से टनल बनाकर बाहर नहीं निकल सकता तो फिर मैं यहाँ पर से डायरेक्टली बाहर ही जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बचा, मैं इससे फाइट करके इससे फाइट करके जीत नहीं पाऊंगा। तो हमारा ज़ूफैन वहां पर फैसला करता है कि मुझे सबसे पहले अपनी आई ऑफ द वॉइड को यूज करते हुए नाइलेशन बीम के साथ स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करना होगा ताकि मैं यहाँ पर से थोड़ी देर के लिए रेंडर कर सकूं और उसके बाद यहाँ पर से केव से बाहर भाग जाऊंगा। और इसी के साथ ही जैसे वो स्वॉर्ड उसकी तरफ आगे बढ़ती है तुम्हारा ज़ूफैन अपनी नाइलेशन बीम को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जब वो नाइलेशन बीम के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो वो स्वॉर्ड उसके साथ हिट होने के बाद पीछे जाकर दीवार के साथ टकराती है और इस बात से हमारा ज़ूफैन काफी हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो गया, मेरी आई ऑफ द वॉइड की सेकंड फॉर्म नाइलेशन के साथ ये स्वॉर्ड हिट होकर पीछे जाकर दीवार के साथ गिर गई, जबकि इसने मेरी किलिंग की आर्म जो कि सैक्रेड बीस्ट की बॉडी है इसने उसके ऊपर कट लगा दिया था। लेकिन आई ऑफ द वॉइड जो कि एक लेसर टेक्निक है, एक सैक्रेड बीस्ट की डिवाइन बॉडी से भी कमजोर टेक्निक है, लेकिन उसने यहाँ पर इसको नुकसान पहुंचाया, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसी के साथ स्वॉर्ड फिर से आगे बढ़ती है और मैं ज़ूफैन के ऊपर अटैक करने के लिए आती है। ज़ूफैन कहता है ये फिर से मेरी तरफ आगे बढ़ी है, क्यों ना यहाँ पर आई ऑफ द वॉइड को फिर से यूज किया जाए। और वो फिर से आई ऑफ द वॉइड के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तो जैसे ही वो उसके ऊपर नाइलेशन से अटैक करता है स्वॉर्ड फिर से हिट होती है और पीछे जाकर गिरती है और उसे चक्कर आ जाते हैं। तो हमारा ज़ूफैन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये टेक्निक वाकई में काम कर रही है, मुझे लगता है कि आई ऑफ द वॉइड टेक्निक जो है वो इस सैक्रेड वेपन के ऊपर काम कर रही है क्योंकि इसके अंदर कॉन्शियसनेस और मैं अपनी आई ऑफ द वॉइड की अगर नाइलेशन बीम के साथ इसको हिट कर सकता हूं तो मैं आई ऑफ द वॉइड की बाकी टेक्निक्स को भी यूज कर सकता हूं। और इसी के साथ ही हमारा ज़ूफैन कहता है मुझे लगता है कि मुझे स्वॉर्ड की कमजोरी मिल गई है, ये स्वॉर्ड जो थी यहाँ पर मेरे कंट्रोल में नहीं आना चाहती थी और इसने मुझे जख्मी भी कर दिया, तो अब यहाँ पर मुझे इसे सबक तो सिखाना पड़ेगा। इसी के साथ ही हमारा ज़ूफैन वहां पर अपनी आई ऑफ द वॉइड की थर्ड फॉर्म को यूज करता है क्योंकि स्वॉर्ड की अपनी कॉन्शियसनेस और आपको पता है कि उसकी आई ऑफ द वॉइड की थर्ड फॉर्म में वो किसी की सोल को भी वहां पर अंदर से जाकर टॉर्चर कर सकता है। तो वहां पर उसकी सोल को टॉर्चर करना स्टार्ट करता है जिसकी वजह से स्वॉर्ड वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और वो बहुत ही बुरी हालत में होती है। तो हमारा ज़ूफैन कहता है कि यहाँ पर मैंने इस वेपन को बहुत ही बुरी तरह से डरा दिया और अब यहाँ पर मैंने इस वेपन को रिस्ट्रेन कर लिया है, तो अब मैं यहाँ पर इस वेपन को अपने कंट्रोल में ले सकता हूँ। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि अब यहाँ पर बारी है तुम्हें टॉर्चर करने की क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी कॉन्शियसनेस है और तुम्हारी कॉन्शियसनेस के होते हुए भी तुमने यहाँ पर मुझे अपना मास्टर मानने से मना कर दिया था, तो तुम्हारे पास यहाँ पर कॉन्शियसनेस होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि तुमने मेरे पर अटैक किया, इसी वजह
से अब मैं यहाँ पर तुम्हारी कॉन्शियसनेस को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इसी के साथ ही हमारा ज़ूफैन जो होता है वो अपनी आई ऑफ द वॉइड की मदद से उसकी कॉन्शियसनेस को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही अपने ब्लडी बेबी को रिलीज करता है और कहता है कि मेरे बेबी आज के बाद से ये स्वord तुम्हारी होगी और मैं तुम्हें यहाँ पर इस स्वord की स्पिरिट बना दूंगा। ज़ूफैन का ब्लडी बेबी जो होता है वो जाकर उस स्वord के अंदर घुस जाता है। जैसे वो स्वord के अंदर जाता है हमारा ज़ूफैन वहां पर डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को यूज करता है, जिसकी वजह से वो स्वord के अंदर से उसकी स्पिरिट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है और उसका ब्लडी बेबी जो होता है वो स्वord को ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसकी स्पिरिट बन जाता है और उस स्वord की बॉडी शेप और उसकी जो कलर वगैरह होता है वो सब कुछ चेंज हो जाता है। हमारा ज़ूफैन उस तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है तो आज के बाद से इस दुनिया के अंदर से एक 6 ग्रेड की सैक्रेड कॉन्शियसनेस खत्म होगी, लेकिन यहाँ मेरे हाथ में एक यहाँ पर 6 ग्रेड का डिमोनिक ट्रेजर आ चुका है जिसके अंदर मेरी अपनी स्पिरिट है। ज़ूफैन कहता है कि मुझे लगता है कि अब इस वक्त इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन चाहिए जो मेरे हाथ में है। हालांकि इस 6 ग्रेड के सैक्रेड वेपन के अंदर जो इसकी सोल थी वो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अब इसके अंदर मेरी अपनी स्पिरिट है ब्लडी बेबी की और ब्लडी बेबी की स्पिरिट जो कि इसे कंट्रोल कर रही है। तो मुझे लगता है कि मैं इसकी फुल पावर्स को तो रिलीज नहीं कर सकता फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन लेवल इतनी ज्यादा हायर नहीं है कि मैं इस सैक्रेड वेपन को सही तरह से यूज कर पाऊं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई और वेपन इसके सामने टिक पाएगा। इसके साथ ही वो स्वॉर्ड जो होती है उसके हाथ से छूट जाती है और वहां पर उसके अंदर से ब्लडी बेबी बाहर निकलता है और उसके पास आता है और उससे आकर कुछ कहता है। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि मेरे बेबी मुझे लगता है कि तुम जहां पर मुझसे ये कहना चाहते हो कि हालांकि मैं इसकी फुल पावर को यूज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ ही रहने वाले हो। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है हाँ मेरे बच्चे मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम जहां पर हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि ये ब्लडी बेबी वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है, पिछले कई सालों से ये मेरे साथ है, उसी वजह से मेरा और इसका कनेक्शन बहुत ज्यादा खास है। और जहां पर अब जबकि ये स्वॉर्ड का स्पिरिट बन चुका है तो मुझे लगता है कि स्वॉर्ड की पावर्स जो है जब यहाँ पर पूरी तरह से अनलीश होंगी तो ये स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन बनने वाली है। इसी के साथ ही हमारा ज़ूफैन अपने पास एक क्रिस्टल निकालता है और उस ब्लडी बेबी को खिला देता है और कहता है कि मेरे बेबी चलो जल्दी से इस क्रिस्टल को खा लो। और साथ हमारा ज़ूफैन वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और जहां पर हमारी एपिसोड 569 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 570 के साथ हाजिर हो। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले एक मैसेज, जैसा कि आप सभी लोग डिमांड करते रहते हैं कि बुक ऑफ एस्पर जैसे हीरो जैसी एक रुथलेस हीरो की सीरीज लेकर आओ, तो मुझे एक सीरीज मिली है जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कल से। जिस सीरीज का हीरो ज़ूफैन की तरह इंटेलिजेंट तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा रुथलेस है और किसी को मारने से पहले सोचता भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगेगी और कहीं दूसरे चैनल के ऊपर देखी भी होगी तब भी आपको मेरी एक्सप्लेनेशन देखने में काफी मजा आएगा। तो बुक ऑफ एस्पर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ूफैन जो होता है वहां पर से सैक्रेड वेपन के अंदर अपने ब्लडी बेबी को डाल देता है और उस सैक्रेड वेपन को वहां पर से सैक्रेड स्पिरिट वेपन यानी सैक्रेड डेविल वेपन बना देता है और कहता है कि अब दुनिया के पास सैक्रेड वेपन नहीं रहा बल्कि अब मेरे पास यहाँ पर 6 ग्रेड का सैक्रेड डेविल वेपन आ गया है। हमारा ज़ूफैन उस वेपन को वहां पर अपने पास रख लेता है, फिर साथ ही अपने बाजू के ऊपर पट्टी बांध रहा होता है क्योंकि सैक्रेड वेपन की कट की वजह से उसकी किलिंग की आर्म वहां पर हील नहीं हो रही होती। तो इस बात से वो काफी हैरान होता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये तो एक मसला हो गया है कि मेरा हील नहीं हो पा रहा, ये तो मेरी कमजोरी बन गया है। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है। उस केव के ऊपर बहुत सारी एंशिएंट रूइंस लिखी होती हैं जिनकी मदद से फॉर्मेशन बनाई गई होती है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर यही देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी एंशिएंट रूइंस लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है इस दुनिया के नहीं हैं। लगता है कि मॉर्टल डोमेन से कोई यहाँ पर आया होगा, सैक्रेड डोमेन से कोई यहाँ पर आया होगा और उसने यहाँ पर आकर ये सब कुछ लिखा होगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पर इस दीवारों को भी नहीं तोड़ पा रहा। अगर वो यहाँ पर कोई है जिसने यहाँ पर उस किलिंग को उस जगह के ऊपर ट्रैप किया था, वहां पर भी इसी तरह की फॉर्मेशन बिछाई गई थी। मुझे लगता है कि इस जगह के ऊपर भी उसी मॉर्टल ने आकर ये रे फॉर्मेशंस बिछाई हैं सैक्रेड केव के अंदर भी। लेकिन सैक्रेड डोमेन से कौन सा मास्टर यहाँ पर आया होगा जो यहाँ पर आकर ये सारे काम करता रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा कौन सा सैक्रेड मास्टर हो सकता है जो कि इस लो लेवल के प्लेनेट के ऊपर आएगा और यहाँ पर आकर इस जगह के ऊपर अपनी रूइंस छोड़कर जाएगा। उसने इस जगह के ऊपर अपने मार्क्स क्यों छोड़े होंगे। हालांकि मैं यहाँ पर अपने आप को रे फॉर्मेशंस का मास्टर कहता हूँ, लेकिन मेरे लिए भी यहाँ पर इस रे फॉर्मेशन को तोड़ पाना नामुमकिन है। और इसी के साथ ही वो फिर से अपनी आई ऑफ द वॉइड को यूज करता है। उसकी आई ऑफ द वॉइड के बारे में कहा जाता है कि कोई भी फॉर्मेशन उसकी आई ऑफ द वॉइड के सामने टिक नहीं सकती, लेकिन वो उस दीवार को नहीं तोड़ पाता, फॉर्मेशन के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होता। तो हमारा ज़ूफैन कहता है कि मेरी आई ऑफ द वॉइड भी जहां पर इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पा रही। इसका मतलब यह है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर ने इस रे फॉर्मेशन को यहां पर बिछाया है। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस बची है कि मैं यहां पर से वापस जाऊं। वापस जाने के बाद जब मैं यहां पर सैक्रेड लेवल पर पहुंच जाऊंगा, इतना पावरफुल हो जाऊंगा, तब मैं यहां पर आकर इस रे फॉर्मेशन को तोड़ सकता हूं। फिलहाल के लिए मेरे पास यहां
पर से वापस जाने का वक्त है, लेकिन वापस जाने से पहले क्योंकि मैंने इस जगह को पूरी तरह से खराब कर दिया है तो क्यों ना यहाँ पर से पूरी तरह से सफाया कर दिया जाए। वहां पर जितने क्रिस्टल्स होते हैं हमारा ज़ूफेन सारे के सारे क्रिस्टल्स को चोरी कर लेता है और उन क्रिस्टल्स को लेने के बाद वो वहां से बाहर निकलता है और बाहर की तरफ आते हुए सोच रहा होता है कि मेरा बाजू बुरी तरह से जख्मी है। इससे पहले कि किसी एल्डर को मेरे बाजू के बारे में पता चले कि मेरा बाजू जख्मी है, इससे पहले मुझे यहाँ पर अपने लिए कोई जड़ी बूटी ढूंढकर इसको रिकवर करना होगा, क्योंकि एग्जाल्टेड सर को इस बारे में पता चल गया कि मैंने उनकी केव को लूट लिया है तो ये कंपटीशन यहीं पर खत्म हो जाएगा और वो लोग मुझे मार डालेंगे। हमारा ज़ूफेन फिर से वहां पर से अपनी आई ऑफ द वॉइड टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज करते हुए वहां पर सेफली बाहर निकल आता है। तो वहां से निकलने के बाद वो अपने साथियों के पास वापस आता है जहां पर लड़कियां बाहर खड़ी होती हैं और वहां पर लड़के जो होते हैं वो कॉन्ग्रेन को बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। तो वो उनसे कह रहा था प्लीज मुझे मत मारो, मैं सरेंडर करता हूं, मैं सरेंडर करता हूं। तो वो उसे कहती है कि ज़ूफेन तुम वापस आ गए। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है हाँ मैं यहाँ पर वापस आ गया, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर उनका कोई साथी मिल गया है और लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो। तो उसी के साथ ही ज़ुइलिंग उसे कहते हैं कि बटलर ज़ूफेन हम लोग यहाँ पर हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के सभी डिसाइपल्स को मार चुके हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी बचा है यानी कॉन्ग्रेन ही बचा है जो सेक्टर लीडर का बेटा है और तुमने कहा था कि उसे जान से नहीं मारना और मास्टर ने भी कहा था, मास्टर यांग ने भी, इसी वजह से हमने उसे पकड़ लिया है और बाकी के सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, उसे बुरी तरह से पीट रहे हैं। साथ ही उन लोगों को दिखाता है कि वो लोग इस बात को तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, वो लोग उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे होते हैं और कहते हैं कि तुमने यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही बुरा किया था, तुम हमें वार्निंग देने के लिए आए थे ना, अब यहाँ पर इसका मजा चखो। तो जबकि हमारा ज़ूफेन कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम लोगों ने यहाँ पर कॉन्ग्रेन को जान से नहीं मारा, क्योंकि अगर कॉन्ग्रेन को यहाँ पर जान से मार दिया जाता तो फिर हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के जो सेक्टर लीडर हैं अपने बेटे का बदला लेने के लिए वो हमारे सेक्टर के ऊपर अटैक कर देते, जिसकी वजह से सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो सकती थी। फिर साथ ही वो उनसे कहता है कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग यहाँ पर उसको सबक नहीं सिखा सकते, वो लड़के बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उसे जहाँ पर थप्पड़ मार रहे हैं, उसे किक्स मार रहे हैं, यानी कि उसे बहुत अच्छा सबक सिखा रहे हैं क्योंकि वो हमारे सामने शो ऑफ कर रहा था। लेकिन साथ ही वो लड़की उसे कहता है मुझे एक बात बताओ कि तुम दोनों शो को एंजॉय क्यों नहीं कर रही, तुम लोग जाकर उसे किक्स क्यों नहीं मार रही, मुझे लगता है कि तुम दोनों को भी वहां पर जाना चाहिए और जाकर उसे पीटना चाहिए। तो वो दोनों आगे से शर्माना शुरू कर देती हैं। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि तुम दोनों को क्या हुआ, अब ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों डिमोनिक कल्टीवेटर्स नहीं हो और तुम लोग यहाँ पर राइटियस कल्टीवेटर्स बनी हो जो यहाँ पर किसी दूसरे को पीट भी नहीं सकती, तुम दोनों लड़कियां तो हो लेकिन डिमोनिक कल्टीवेटर लड़कियां हो, तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा शाय होने की जरूरत नहीं है, अब इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। हाँ ठीक है तुम जाकर एक लड़के को पीटना नहीं चाहती, चलो जल्दी से मेरे पास आओ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर वहां पर जाता हूँ, लड़कों को साइड पर करेंगे और हम सभी लोग उसे जाकर पीटते हैं। साथ ही वो ज़ुइलिंग से कहता है कि स्पेशली तुम ज़ुइलिंग, तुम तो हमारे लेबर ऑफिस की बॉस हुआ करती थी और वहां पर तुम बहुत ज्यादा गुस्से वाली थी और बहुत ही बुरी तरह से लोगों को पीटती भी थी, फिर यहाँ पर क्या हो गया अचानक से, अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पर एक अच्छी लड़की बन गई हो। और वो दोनों वहां पर शर्मिंदा होकर खड़ी होती है। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि इन दोनों लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ तो मसला है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही। तुम्हारा ज़ूफेन वहां पर जाता और कहता है कि ब्रदर्स यहाँ पर मेरे लिए रास्ता बनाओ, मुझे भी यहाँ पर मजा करने दो। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं बटलर ज़ूफेन, देखो तुम यहाँ पर आ ही गए, हम यहाँ पर इसको भी पूरी तरह से नहीं पीटा, तुम्हारे लिए इसको छोड़ा हुआ है, तुम भी आ जाओ और आकर मजा लो। हमारा ज़ूफेन जैसे ही वहां पर उसको देखता है तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कॉन्ग्रेन के सारे कपड़े उतार दिए होते हैं और उसे नंगा करके बुरी तरह से उसे पीट रहे होते हैं। ज़ूफेन कहता है बेवकूफो ये तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर इसको सबक सिखा रहे हो लेकिन सबक सिखाने के चक्कर में तुमने इस बेचारे के कपड़े उतार दिए हैं। इसी वजह से मैं भी सोच रहा था कि वो दोनों लड़कियां वहां पर आ क्यों नहीं रही, वो दोनों लड़कियां यहाँ पर आकर क्यों नहीं तुम्हारे साथ एंजॉय कर रही, तुमने इसके कपड़े उतार दिए जिसकी वजह से वो शर्मिंदा होकर वहां पर पीछे खड़ी हैं। बेवकूफो मैंने यहाँ पर तुम्हें इसे पीटने का कहा था, ये नहीं कहा था कि इसके कपड़े उतार कर इसके साथ कुछ और करो। तो कोई लैंग उसे कहता है कि मास्टर हम लोग इतने भी बुरे इंसान नहीं है, हम लोग यहाँ पर तुम्हें कोई गे दिखाई देती है, हम लोग ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहे। वो एक डंडा उठाता और कहता है कि मास्टर हमने यहाँ पर वैसा कोई गंदा काम नहीं किया, हम तो बस इस डंडे का यूज कर रहे थे क्योंकि जो हमारे सामने कुछ ज्यादा ही अपनी मर्दानगी दिखा रहा था तो हम लोग इसको सबक सिखा रहे थे। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा घटिया हो, इस डंडे को वहां पर साइड के ऊपर फेंको। तो वो उसे कहता है बटलर ज़ूफेन क्या तुम इसे ट्राई नहीं करना चाहोगे। ज़ूफेन कहता है जल्दी से इस गंदे डंडे को साइड के ऊपर फेंको, मुझे यहाँ पर इसको इस तरह सबक बिल्कुल भी नहीं सिखाना। तबकि कॉन्ग्रेन भी वहां पर चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था और साथ ही उसे कहता है कि बटलर ज़ूफेन प्लीज यहाँ पर मुझे बचा लो, ये तो बहुत ही बुरे हैं, ये तो डंडे के साथ मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, मैं हीवनली ट्रेलिंग सेक्टर का यंग मास्टर हूँ, तुम लोगों को यहाँ पर मुझे इतनी बुरी तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए, मैंने हार मान लिया, प्लीज यहाँ पर मुझे सरेंडर करने दो और मुझे यहाँ पर से बाहर जाने दो। तुम्हारा ज़ूफेन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा बुरे हो, तुम लोग यहाँ पर इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हमने कहा था कि इसे जान से नहीं मारना लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसको शर्मिंदा करना था, इसको यहाँ पर शर्मिंदा करने से भी किसी इंसान की जान जा सकती है। तुम्हें पता है ना कि एक प्राइडफुल इंसान को अगर बहुत ही बुरी तरह शर्मिंदा किया जाए वो भी स्पेशली इस तरह से, तो वो बेचारा तो यहाँ पर वैसे ही मर जाएगा शर्म के मारे। तो ये बात सुनने के बाद उसके सभी डिसाइपल जो होते हैं हैरान हो रहे होते हैं, लगता है कि हम लोगों ने यहाँ पर कोई गलती कर दी। लेकिन साथ ही ज़ूफेन जो होता है वो उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ पर इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए क्योंकि ये लड़का जो है ये इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट है, तो इसकी सोल जिंदा रहेगी और इसके बाप को तो इसकी सोल ही चाहिए ना, क्योंकि वो सोल किसी दूसरी
दूसरी बॉडी में डालकर दोबारा से जिंदा हो सकता है। तो यहाँ पर ये गंदे काम करना छोड़ो, इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दो। तो ये बात सुनने के बाद कुई लैंग हंसते हुए कहता है कि बटलर ज़ूफैन तुम तो वाकई में हमारे बॉस हो, नो प्रॉब्लम, ये काम तो हम लोग बड़ी आसानी से कर देंगे। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस काम में बहुत ज्यादा माहिर हैं, अब देखना हम लोग यहाँ पर इसे कितनी बुरी तरह से पीटते हैं और उसके बाद इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि हम लोगों ने इसके ऊपर बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जबकि हमारा ज़ूफैन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इन लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी किया, बाहर के लोग उन सभी उनका सारा का सारा ध्यान इन्हीं के ऊपर ही होगा। इन लोगों ने यहाँ पर मुझे काफी सारा टाइम दे दिया, जिससे मैं टाइम रहते हुए सैक्रेड डोमेन की उस केव के अंदर से जाकर सारे के सारे क्रिस्टल्स उठाकर ले आया हूँ। फिर साथ ही हमारा ज़ूफैन कहता है कि वो मुझे एक आइडिया आया और इसी के साथ ही यहीं पर हमारी एपिसोड 570 का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये बेचारे कॉन्ग्रेन के साथ और क्या करने वाले हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 571 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ूफैन अपने साथियों से कहता है कि हम लोग यहाँ पर यंग मास्टर कॉन्ग को मार तो नहीं सकते, लेकिन हम लोग इसकी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दें और इसकी इथेरियल सोल जो है वो बची रहे, तब भी यहाँ पर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो जल्दी से जाओ, जाकर मिशन को पूरा करो। और इसी के साथ ही उसके साथी जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और जाकर उसकी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरी तरह से उत्साहित होते हैं। तो कुई लैंग कहता है कि हम लोग तो इसमें बहुत ज्यादा माहिर हैं, हम लोग यहाँ पर तुम्हें ज्यादा टॉर्चर नहीं करेंगे। जबकि वहां पर यंग मास्टर कॉन्ग जो होता है बहुत ही बुरी तरह से घबरा रहा था, चिल्लाते हुए कहता है कि ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ ही वहां पर एक जबरदस्त रोशनी चमकती है। रोशनी चमकने के साथ उन सभी को अनाउंसमेंट सुनाई जाती है कि 6 घंटे का टाइम लिमिट पूरा हो चुका है। 6 घंटे का टाइम पूरा होने के बाद अब कंपटीशन यहीं पर रोका जाता है, इसी वजह से अब यहाँ पर जल्दी से बाहर आ जाओ। कुई लैंग कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट था, हमें तो लगा था कि यहाँ पर इस कंपटीशन में ज्यादा टाइम लगेगा। 6 घंटे इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे गुजर गए, अभी तो हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट किया था, अभी तो हम लोग यहाँ पर इसकी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि मुझे लगता है कि अच्छी चीजें ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, लेकिन अब यहाँ पर टाइम खत्म हो चुका है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग के रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा और हमें यहाँ पर से बाहर निकलना पड़ेगा। और इसी के साथ ही हमारा ज़ूफैन आगे बढ़ता है, यंग मास्टर कॉन्ग से कहता है कि यंग मास्टर कॉन्ग या ब्रदर रैन, मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बताना, अगर तुम्हें यहाँ पर कपड़े चाहिए या फिर तुम्हें सहारा चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर सब कुछ करने को तैयार हूँ। क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैटलफील्ड में एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन बैटलफील्ड के बाहर तो हम एक दूसरे के दोस्त है ना, क्योंकि तुम्हारा सेक्टर जो है वो बाकी के तीनों सेक्टर्स का गार्डियन सेक्टर है, साथ ही टिंजू का भी गार्डियन सेक्टर है, तो हमें यहाँ पर तुम्हें रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्ती जो है वो हमेशा पहले आती है और उसके बाद राइवलरी सेकंड नंबर के ऊपर आती है। और अब जब कि कंपटीशन खत्म हो चुका है, 6 घंटे ओवर हो चुके हैं, तो अब से हम लोग दोस्त हुए ना, तो चलो फिर जल्दी से हमारे साथ बाहर आ जाओ, हम तुम्हारी मदद करते हैं। बाहर जो सभी लोग वहां पर मैच को देख रहे होते हैं, वो सभी लोग हमारे ज़ूफैन की पूरी एक्टिंग को एंजॉय कर रहे होते हैं और कहते हैं ये बंदा पूरी तरह से एक हिपोक्रेट है, यानी कि यहाँ पर इसे पता है कि कब क्या करना है, और स्पेशली यहाँ पर उसको बुरी तरह जलील करने के बाद अब यहाँ पर उसे कह रहा है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारे दोस्त हैं। तो ये देखने के बाद वो किंक्वी जो होता है वो भी कहता है मुझे यहाँ पर इस लड़के की समझ नहीं आती, ये तो वाकई में एक ट्रू डिमोनिक कल्टीवेटर है, इसे यहाँ पर बदलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। थोड़ी देर पहले यहाँ पर ये उसको नंगा करके बुरी तरह से पीट रहे थे और अब यहाँ पर उसके सामने मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। लगता है कि ज़ूफैन वाकई में एक बहुत ही प्योर डिमोनिक कल्टीवेटर है। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे वो लोग वहां पर से बाहर निकलते हैं, इसी के साथ उन्हें बताया जाता है कि अब क्योंकि ज़ूफैन की पूरी टीम जो है वो सही सलामत वहां से बाहर निकल आई है और दूसरी तरफ से हीवन ट्रेनिंग सेक्टर का सिर्फ एक ही डिसाइपल जिंदा बच पाया और बाकी के सभी लोग मर चुके हैं। तो ज़ूफैन की टीम ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ इस वाले कंपटीशन को जीत लिया और ये वाला मैच जो है वो ज़ूफैन की टीम को जाता है। तो वो ज़ूफैन से पूछते हैं क्या तुम लोग यहाँ पर अपने मैच को आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, क्या तुम आगे किसी को चैलेंज करना चाहोगे। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है हाँ क्यों नहीं। तो वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर डिसाइड करने का टाइम है, तुम लोग यहाँ पर किसी को चैलेंज कर सकते हो या फिर तुम 3 दिन के बाद भी यहाँ पर आकर फाइट कर सकते हो, ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है। तुम्हारा ज़ूफैन उसे कहता है कि हमें यहाँ पर पहले कंपटीशन में बिल्कुल मजा नहीं आया, हम लोग यहाँ पर दूसरे बंदे को भी चैलेंज करना चाहते हैं, यानी दूसरी टीम को भी चैलेंज करना चाहते हैं। तो इसी के साथ ही वो दूसरी तरफ से मास्टर हान से पूछते हैं क्या तुम्हारा सेक्टर यहाँ पर इनके चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहेगा क्योंकि इसके बाद तुम्हारी बारी है। तो वो उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर हमें सोचना होगा और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर बिल्कुल चुप बैठे होते हैं। तुम्हारा ज़ूफैन सोच रहा होता है कि इसने थोड़ी देर पहले जब मैच शुरू होने वाला था उससे पहले कहा था कि ये मुझसे फाइट नहीं करेगा, अगर यहाँ पर फाइट होती है तो विड्रॉ करेगा, लेकिन अब यहाँ पर इसमें इतना सोचना क्या है। और इसी के साथ ही यंग मास्टर हान कहता है कि हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, हम लोग यहाँ पर फाइट करेंगे। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर इस फाइट को छोड़कर बाद में सारी जिंदगी में इस पछतावे में गुजार दूं कि अगर हमने उस वक्त फाइट करने का फैसला किया होता तो हो सकता था कि हम लोग जीत सकते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर डरपोकों की तरह हार नहीं मान सकते, हम लोग बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे। हम सभी लोग डिमोनिक सेक्टर के लोग हैं, हम सभी लोगों के पास यहाँ पर डिमोनिक बैटल पावर्स है, जिसकी वजह से हम सभी लोग यहाँ पर इस काबिल है कि हम लोग इनके ओपोनेंट्स को हरा सके, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर फाइट जरूर करेंगे। ज़ूफैन जो था उसके फैसले के साथ काफी
ज्यादा खुश होता है और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से मास्टर कुईलैंग उसे कहता है कि देख लेंगे कि तुम लोग वहां पर हमारे सामने क्या कर पाओगे, जबकि मास्टर जू फैन उसे शांत करवा देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इनको बाकी सभी लोगों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, स्पेशली हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के लोगों के साथ। मुझे लगता है कि इनसे फाइट करने में काफी मजा आएगा। और दूसरी तरफ से यंग मास्टर हान उसे कहता है कि हमें यहाँ पर तुम्हारे तर्स की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पर लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे पर तर्स खाओगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हम लोग फुल फाइट करना चाहते हैं। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पर बिल्कुल भी तर्स नहीं खाने वाला, और साथ ही वो अपने लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ पर किसी एक के पर भी तर्स मत खाना, यानी किसी एक को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फाइट करना। क्या तुम लोग यहाँ पर इन सभी की तरफ देख रहे हो? तो कुईलैंग उसे कहता है लेकिन इनके पास तो सिर्फ और सिर्फ 2 इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं, फिर ये हमारा क्या ही उखाड़ लेंगे। तुम्हारा जू फैन कहता है कि जरा उनके चेहरों की तरफ देखो, क्या तुम उनके चेहरों को नहीं देख पा रहे? उन सभी की आंखों को देखो, उन सभी की आंखों से साफ पता चलता है कि सभी लोग यहाँ पर घर से मरने के लिए निकले हैं, यानी कि सभी को अच्छी तरह से पता था कि वो इस बैटल में मर भी सकते हैं। इसी वजह से वो लोग यहाँ पर पूरी तैयारी करके आए हैं। हीवन ट्रेडिंग सेक्टर के लोग तो यहाँ पर जोकर की तरह थे, जैसे उनके 2 लोगों को मारा तो बाकी के सभी लोग वहां पर डर के मारे भागना शुरू कर दिया, लेकिन लगता नहीं है कि ये लोग वहां पर जाने के बाद डरेंगे। इसी वजह से ये ऐसे ओपोनेंट्स हैं जिनको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इनकी कदर करेंगे, इनको रिस्पेक्ट देंगे। और अगर कोई कल्टीवेटर यहाँ पर लाइफ एंड डेथ का मैच तुम्हारे साथ करना चाहता है, तुम उसके साथ लाइफ एंड डेथ का मैच खेलोगे। और इसी के साथ उनके लिए पोर्टल ओपन किया जाता है और रेफरी उनसे कहते हैं ठीक है तुम सभी लोग यहाँ पर एंटर हो सकते हो। तुम्हारा जू फैन जो था पोर्टल के सामने जाकर रुक जाता है। यंग मास्टर हान उसके पास पहुंचता है तो वो दोनों वहां पर सेम टाइम के ऊपर अंदर एंटर होते हैं। तो इस बात से यंग मास्टर हान भी काफी ज्यादा खुश होता है, जबकि वो किंग क्यू जो था ऊपर खड़ा ही सब कुछ देख रहा था। वो कहता है कि जरा देखो तो सही, मैं तो इसको यहाँ पर प्योर डिमोनिक कल्टीवेटर समझ रहा था, लेकिन ये इतना भी डिमोनिक नहीं है, इसे कम से कम यहाँ पर किसी को इज्जत देना आती है। क्या तुमने यहाँ पर इस बात को नोटिस किया? जब जू फैन वहां पर एंट्रेंस पर पहुंचा तो उसने जानबूझकर वहां पर रुक गया ताकि दूसरा लड़का उसके करीब पहुंचे। वो उसे कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग जो है वो दूसरे सेक्टर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। क्योंकि हाँ जुनफैंग जैसे उसके करीब पहुंचा तो जू फैन भी वहां पर रुक गया था ताकि वो दोनों एक सेम टाइम के ऊपर अंदर एंटर हो। क्योंकि हाँ जुनफैंग ने यहाँ पर उसके साथ फाइट करने का फैसला किया, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि जू फैन जो है वो उसे बड़ी आसानी से हरा सकता है। तो वो किंग क्यू से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये सारी की सारी रिस्पेक्ट की बात है। तो वो किंग क्यू से कहता है कि हाँ ये बात तो बिल्कुल वैसी है ना कि अगर तुम यहाँ पर मेरी इज्जत करोगे तो मैं भी तुम्हें इज्जत दूंगा, और अगर यहाँ पर तुम मुझसे दुश्मनी निभाओगे तो फिर मैं यहाँ पर 10 गुना वापस करूंगा। थोड़ी देर पहले के कंपटीशन में यही सब कुछ हुआ था। हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के लोगों ने इन लोगों की बहुत ज्यादा इंसल्ट की थी और अंदर जाने के बाद उन लोगों की इतनी बुरी तरह से इंसल्ट हुई कि वो सभी लोग अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। लेकिन अब जबकि हाँ जुनफैंग ने उसके सामने रिस्पेक्ट शो करवाई और उस रिस्पेक्ट के साथ उसे फाइट करना चाहता है, तो जू फैन ने भी यहाँ पर उसे रिस्पेक्ट शो करवाई है। और मुझे लगता है कि ये लड़का जो है इतना भी अनरीजनेबल नहीं है। तुमने कहा था कि तुम उससे फाइट करते मरते मरते बचे थे, आखिर मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पर उसके साथ ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उस लड़के को इतना गुस्सा आया था। तो जानमो आगे से खामोश हो जाता है, फिर साथ उसे कहता है कि तुम चुपचाप यहाँ पर फाइट के ऊपर ध्यान दो, तुम्हें यहाँ पर बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही वहां पर वो सभी लोग जो होते हैं वो अपने अरीना के अंदर एंटर हो जाते हैं। तुम्हारे जू फैन की टीम अंदर जाने के बाद रुककर इंतजार करती है, दूसरी तरफ से यंग मास्टर हान की टीम उनके सामने खड़ी होती है। तुम्हारा जूहान कहता है कि तुम में से जो भी यहाँ पर मेरे 9 सबऑर्डिनेट्स को हराकर मेरे तक पहुंच पाएगा वो इस लायक होगा कि मुझसे फाइट कर सके, इसलिए तुम सभी को यहाँ पर पहले 9 को हराना होगा और उसी के बाद तुम लोग यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लायक कहलाओगे। यहीं पर हमारी एपिसोड 571 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 572 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मैच स्टार्ट हो चुका है। हमारा जू फैन वहां पर उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे सभी नो डिसाइपल्स को हराना होगा और उसके बाद ही तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लायक कहलाओगे और तभी तुम मेरे तक पहुंच पाओगे। जू फैन फिर से कहता है कि अगर तुम में से कोई भी यहाँ पर इन सभी को हरा पाता है तो उसके बाद तुम्हें मुझसे फाइट करने का मौका मिलेगा। क्योंकि बाहर खड़े सभी लोग जो होते हैं वो फिर से यहाँ पर बातें करना शुरू कर देते हैं। मास्टर जैंग कहता है कि ये लड़का कर क्या रहा है, ये फिर से यहाँ पर अपनी पुरानी चालें क्यों चल रहा है, इसे यहाँ पर ये टीम बैटल है तो टीम बैटल में जाकर इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। ऊपर वाली लाइन में खड़ा हुआ यंग मास्टर वो भी वहां पर कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का जहां पर फिर से अपनी कोई गेम खेल रहा है। ये जहां पर पहले लोगों को रिस्पेक्ट दे रहा था अब जहां पर रिस्पेक्ट दी जा रही है, लेकिन साथ ही अब जहां पर फिर से उसी तरह का डिस्प्ले दे रहा है जैसे कोई विलन हो। विलन वहां पर खड़ा होकर कह रहा है कि इन सभी को हराओगे तभी मैं जहां पर तुमसे फाइट करूंगा। एक तो इसका एटीट्यूड ही नहीं खत्म होता। मैं तो यहाँ पर यही सोच रहा हूँ क्या है वो लड़का वहां पर सोच क्या रहा है। और दूसरी तरफ हमारे जू फैन को दिखाता है कि हमारा जू फैन वहां पर असल में ये सोच रहा
रहा होता है कि उसका बाजू बुरी तरह से जख्मी है, उसके बाजू के ऊपर कट लगा हुआ है। अगर वो यहाँ पर इनसे फाइट करता है और इसकी फाइट के दौरान इसके बाजू के ऊपर कट लग जाता है तो एग्जाल्टेड सर्ज को इस बारे में पता चल जाएगा कि ये लड़के जो है इसको जख्मी करने के लायक नहीं थे, फिर इसके बाजू के ऊपर चोट कैसे लगी। तो ज़ू फैन का असली प्लान तो ये था कि जब बाहर जाने के बाद हान जुनफेंग जो है वो यहाँ पर मैच से विड्रॉ कर लेगा, वो यहाँ पर इसे फाइट करने से मना कर देंगे और दूसरी तरफ से जो जेंटल स्वर्ड है वो इसके साथ फाइट करेगा, यानी स्वर्ड गार्ड सेक्टर का यंग मास्टर से फाइट करेगा और वो इस लायक है कि वो इसे जख्मी कर सके। तो यहाँ पर सभी को यही लगेगा कि उसने हमारे ज़ू फैन को जख्मी किया है, लेकिन अब यहाँ पर उसका प्लान फेल हो चुका है, वो भी सिर्फ और सिर्फ हान जुनफेंग की वजह से। तो हान जुनफेंग वहां पर पूरी तरह से अपना इरादा करके आया होता है, तो वो कहता है कि ज़ू फैन मैं यहाँ पर तुम्हें मुझसे फाइट करने के लिए मजबूर करूंगा। और इसी के साथ ही सबसे पहले की चेंगलोंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर बटलर ज़ू फैन से फाइट करनी है तो सबसे पहले मुझे हराना होगा, अगर तुम यहाँ पर मुझे हराते हो तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। फिर साथ ही वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे पास ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, तुम्हारे पास हमारी टीम में सिर्फ और सिर्फ 2 इथेरियल स्टेज के मास्टर्स हैं जबकि हमारे पास 6 लोग हैं। अगर तुम में से 2 लोग जो है वो हम 6 लोगों को हरा देते हैं तो फिर उसके बाद तुम लोग यहाँ पर डायरेक्टली ज़ू फैन से फाइट कर पाओगे, क्योंकि बाकी के सभी जो लोग हैं वो तुमसे मुकाबला करने के लायक भी नहीं है क्योंकि वो रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं। ये बात सुनने के बाद थर्ड यंग मास्टर हाथ चलाकर उसे कहता है तुम लोग यहाँ पर राउंड रॉबिन खेलना चाहते हो, तुम लोग यहाँ पर 6 का 1 से मुकाबला करना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे पास 6 इथेरियल स्टेज के मास्टर्स हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही फाइटिंग करने लायक इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट है। तो वो कहता है कि मेरा सीनियर ब्रदर यानी कि मेरा फर्स्ट ब्रदर हान जुनफेंग जो है वो इस वक्त इथेरियल स्टेज के सेकंड लेवल के ऊपर है, जबकि तुम 6 में से 3 लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त इथेरियल स्टेज के थर्ड लेवल पर हैं। क्यों ना तुम यहाँ पर सीधा मेरे ब्रदर से यही कह दो कि वो चुपचाप खड़ा हो जाए और हमसे मार खाता रहे, तुम ऐसे ही कह लो ना। तो हमारा ब्रदर हान जुनफेंग जो होता है उसे कहता है कि शांत हो जाओ ब्रदर, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता। और साथ ही वो कहता है कि मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और साथ ही वो अपने लोगों से कहता है कि बेवकूफो क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हमारे पास सिर्फ 2 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं, अगर उनके 2 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स हमारे 2 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को रोक दें और बाकी के सभी लोग हमारी पूरी टीम को पीछे से मार डालेंगे। हमारे लिए यहाँ पर 1-on-1 बैटल ज्यादा बेहतर है और मैं सबसे पहले यहाँ पर फाइट करूंगा। हमें यहाँ पर इस वक्त बहुत बड़ा फेवर मिल रहा है और हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। और इसी के साथ ही की चेंगलोंग से कहता तो फिर क्या तुम रेडी हो। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से यंग मास्टर हान जुनफेंग अपने पास से अपनी सोल को रिलीज करता है। उसकी सोल जो होती है उसका नाम असेंडिंग हाउलिंग लाइन होता है। तो दोनों यहाँ पर स्टार्टिंग में अपनी सोल को रिलीज करने वाले हैं क्योंकि उसने यहाँ पर स्टार्टिंग में अपनी सोल को रिलीज कर दिया है। तो उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि एल्डर ब्रदर से तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना होगा, मैं अपनी लाइफ एसेंस को यूज करूंगा यानी अपनी सोल को यूज करूंगा फाइटिंग में। अगर मैं स्टार्टिंग से ही अपनी सोल को यूज करूंगा तभी मेरे पास यहाँ पर जीतने के चांसेस हैं, तभी मैं यहाँ पर ज़ू फैन तक पहुंच पाऊंगा। मुझे ज़ू फैन से फाइट करनी होगी और मुझे यहाँ पर ऑल आउट जाना पड़ेगा, वो भी स्टार्टिंग से। तो की चेंगलोंग जो होता है उसकी बात सुनने के बाद उसकी सोल को देखने के बाद कहता है कि तुम तो वाकई में यहाँ पर हमारी रिस्पेक्ट के लायक हो। अब जबकि तुम यहाँ पर अपनी सोल को रिलीज कर रहे हो तो फिर मैं भी अपनी सोल को रिलीज करूंगा और दोनों यहाँ पर सोल अटैक करेंगे और दोनों यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाएंगे कि जैसे कि यहाँ पर जो रिस्पेक्ट का मैटर है। और इसी के साथ की चेंगलोंग भी वहां पर अपनी सोल को रिलीज करता है। उसकी सोल जो होती है वो एक टूल होती है जिसका नाम द सील ऑफ अपहीवल होता है। ये देखने के बाद बाहर के लोग काफी हैरान होते हैं, स्पेशली यंग मास्टर वो कहता है देखो तो जरा इसके पास एक टूल वाली सोल है। और उसके साथ खड़ा हुआ जान मो वो कहता है कि हाँ इस तरह की टूल वाली सोल्स बहुत ज्यादा रेयर होती हैं। हालांकि इसकी टूल वाली सोल जो है काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन फिर दूसरी तरफ से देखा जाए तो उसके पास यानी हान जुनफेंग के पास जो उसका टाइगर है यानी उसका लाइन जो है वो भी काफी ज्यादा स्पेशल है। उसके अंदर जिन एनर्जी है जबकि इसकी सील के अंदर जैंग एनर्जी है। लगता है कि जिन और जैंग का यहाँ पर आपस में टाकरा होने वाला है। दोनों की सोल की पावर लेवल्स तकरीबन सेम लेवल पर है, जहां पर ये एंड के पर डिपेंड करेगा कि दोनों में से किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होने वाली है। जबकि यहीं पर जिलिन भी खड़ा होता है तो जिलिन उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि हान जुनफेंग यहाँ पर जीतेगा। तो जानमो से कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो कहता है क्योंकि वो यहाँ पर पूरी तरह से डिटरमिन्ड है, वो किसी से फाइट करने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ना चाहता है। इसी वजह से वो यहाँ पर अपनी जान को भी दांव पर लगाएगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वो अपने मैचेस को जीतकर ज़ू फैन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ेगा। और इसी के साथ ही दोनों की सोल्स वहां पर टकराती हैं। जैसी सोल्स वहां पर टकराती हैं इसी के साथ दिखाते हैं ब्रदर की चेंगलोंग जख्मी हो जाता है और उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर गाइड करने के लिए, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ और मैं यहाँ पर इस फाइट से विड्रॉ करता हूँ। और हान जुनफेंग भी से कहता है कि तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही हमारा ज़ू फैन सोच रहा था कि आखिर इस बच्चे के साथ मसला क्या है। तो सभी फेक यंग मास्टर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है, इसे कम से कम यहाँ पर इतना तो पता है कि किस तरह किसी को रिस्पेक्ट देनी है। ये अपनी जान को दांव पर लगाकर मुझसे फाइट करने का चांस चाहता है तो फिर ठीक है चलो इसे फाइट कर ही लेंगे। और इसी के साथ ही जुइलिंग आगे बढ़ती है और कहती है अब मेरी बारी है और वो आगे बढ़कर फाइट करना स्टार्ट करती है। जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यंग मास्टर वो सोच रहा है आज के जमाने में इस तरह की फाइट होगी, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। आज के जमाने में भी लोग यहाँ पर एक दूसरे को प्राइड देते हैं, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकता था कि आज की फाइट में यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि हान जुनफेंग ने यहाँ पर बाकी सभी लोगों के दिल जीत लिए हैं कि वो सभी लोग भी अब यहाँ पर उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। उसने यहाँ पर पहले ओपोनेंट जो कि उससे एक लेवल हाई
टाइगर था उसको हराकर बाकी सभी लोगों की स्पिरिट को शेक किया है और बाकी अपने डिसाइपल्स के भी उसकी स्पिरिट को, उनके मोरल को हाई किया है कि वो यहाँ पर उनको जीतने का एक चांस दे रहा है। जबकि शीलिन उन लोगों से कहता है कि वो यहाँ पर अपनी लाइफ को दांव पर लगा रहा है सिर्फ और सिर्फ एक बंदे से फाइट करने के लिए, और तुम लोग यहाँ पर इस बात को नहीं समझ सकते, सिर्फ और सिर्फ मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ पर ज़ू फैन से फाइट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात तो है कि अगर वो यहाँ पर 6 3 स्टेज के एक्सपर्ट्स को हराकर ज़ू फैन तक पहुंच भी जाता है तो फिर उसके बाद क्या होगा? वो पहले यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से थक चुका होगा और ज़ू फैन के लिए उसको हराना एक चुटकी बजाने बराबर होगा। तो वहां पर क्या होगा? उसे इतनी ज्यादा मेहनत करने का फायदा नहीं होगा। और इसी के साथ ही शीलिन जो होता है वहां पर खड़े जानमो से कहता है कि जानमो, तुमने कहा था कि तुम सीनियर ब्रदर वू के साथ फाइट करना चाहते हो, लेकिन एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है जितनी हान जुनफेंग ने वहां पर दिखाई है कि वो यहाँ पर अपनी लाइफ को दांव पर लगाकर फाइट कर रहा है, लेकिन क्या तुम ऐसा कर पाओगे? तो जानमो वहीं पर खामोश हो जाता है क्योंकि उसने पहले कभी यहाँ पर ब्रदर वू के साथ इस तरह से फाइट की ही नहीं। एक सीन फिर से फाइटिंग अरीना का दिखाया जाता है जहां पर हान जुनफेंग ने दूसरे ओपोनेंट जुइलिंग को भी हरा दिया होता है और उसको हराने के बाद अब वो कहता है कि मैं एक स्टेप और क्लोजर हो चुका हूं, अब बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर ज़ू फैन से फाइट करने वाला हूं, मुझे बस यहाँ पर 4 और ओपोनेंट्स को हराना होगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 572 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी और कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।